मेरे भाई कमजोर स्टूडेंट है ना तब रुकता है जब वह थक जाता है। मतलब कमजोर स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट होता है, यदि वो थक जाता है ना तो रुक जाता है। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाइयों, विजेता स्टूडेंट जो है, विजेता जो छात्र है, वो तभी रुकता है जब वह विजय प्राप्त कर लेता है, सफलता प्राप्त कर लेता है। तो आप कमजोर स्टूडेंट नहीं हो सकते, आप विजेता स्टूडेंट हो और आप तभी रुकोगे जब आप सफलता प्राप्त कर लोगे। तो इसी सफलता में चार चांद लगाने के लिए मैं राहुल सर गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारी जो है ना सीरीज कंटिन्यू चल रही है। हमने कुछ ही दिन पहले जो है ना एमीन वाला चैप्टर कंप्लीट किया है। फिर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं वो सारी आपको प्रोवाइड कराई हैं। फिर हमारी कल ही एक परिवर्तन वाली कन्वर्जन वाली वीडियो प्रोवाइड कराई है हमने आपको। और आज जो है ना हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई चैप्टर नंबर 10, मतलब अंतिम चैप्टर जो है ना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। तो ये भी हर चैप्टर की तरह ये भी मक्खन जैसा मस्त चलने वाला है चैप्टर, है ना। बट थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो हमें थ्योरी के हिसाब से भी देख के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें 2 और 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारे इस टॉपिक का नाम क्या है? जैव अणु। क्या है? जैव अणु। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो जैव अणु है ये क्या होता है, ठीक है ना। ओके, तो मेरे भाई आप ध्यान रखना, जो जैव अणु है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, कार्बनिक रसायन का टॉपिक है, ठीक है ना। तो जो जैव अणु है मेरे भाई उच्च अणु भार वाला जटिल कार्बनिक पदार्थ है। मतलब जैव अणु है एक नॉर्मल पदार्थ नहीं है, जैसे नॉर्मल जो पदार्थ होते हैं ऐसा नहीं है, ये जटिल है, ये मजबूत टॉपिक है। मतलब ये मजबूत जो है ना ये कंपाउंड है, मजबूत यौगिक है। इस सरल टॉपिक, सरल जो है ना कंपाउंड नहीं है, सरल यौगिक नहीं है, है ना। तो ये उच्च अणु भार वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कौन? जैव अणु। अब जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं कहाँ होते हैं? तो जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी में कोशिकाएं हैं ना, उन कोशिकाओं में पाया जाता है जैव अणु। जो कोशिकाओं में जो चल रहा है, बह रहा है, जो द्रव है, कोशिकाओं में जो भी पदार्थ है वो जैव अणु है। कोशिका में जो भी पदार्थ है वो क्या है? जैव अणु है, ध्यान रखना, है ना। तो ये उच्च अणु भार वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं प्यारे भाई? कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब कोशिकाओं में तो पाए जाते हैं, लेकिन करते क्या है? तो क्या करते हैं? शरीर की महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं। तो शरीर की जो महत्वपूर्ण जो जैविक क्रियाएं, हमारा जो शरीर कंटिन्यू चल रही है ना, हमारे बॉडी में जो भी जैविक क्रियाएं कंटिन्यू जो चल रही हैं, सिर्फ कारण क्या है? जैव अणु। अगर जैव अणु ना होता तो हमारी जो शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं ये कंटिन्यू ना चलती, ठीक है ना। तो क्या करता है? शरीर की महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं, कंटिन्यू उनको चलाते रहते हैं, ठीक है। तब जैव अणु कहलाते हैं, ये कहलाते हैं जैव अणु, ठीक है। आगे अब एक बात और यहाँ याद रखने वाली है, ये जो जैव अणु है वो जीवित कोशिकाओं में ही होता है। ध्यान रखना, जैव अणु केवल कौन सी कोशिकाओं में है? जीवित कोशिकाओं में होता है। मृत कोशिकाओं में जैव अणु का कोई भी काम नहीं है। मृत कोशिकाओं में जैव अणु होता ही नहीं है, केवल कौन सी कोशिकाओं में होता है? जीवित कोशिकाओं में, ठीक है। तो यह जीवित कोशिकाओं की वृद्धि और उनकी सक्रियता, उनको कंटिन्यू मतलब काम कराने के लिए, है ना, आवश्यक होती है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो जैव अणु क्या है बेटा? उच्च अणु भार वाला क्या है? कार्बनिक यौगिक। कहाँ पाया जाता है? कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या काम है ना। तो ये शरीर की जो महत्वपूर्ण जैविक क्रियाएं हैं उनका संचालन करते हैं और कहाँ रहते हैं? कोशिकाओं में रहते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना है जीवित कोशिकाओं में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये जैव अणु है ना, जैव अणु भी अपना क्या है पूछा जा सकता है कि जैव अणु क्या है। ये पूछा गया टॉपिक है, पूछा गया टॉपिक है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो अणुभार वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा शरीर की महत्वपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं उनका संचालन करते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। ये जीवित कोशिकाओं की वृद्धि तथा उनकी सक्रियता के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि सर जैव अणु में आता कौन कौन है, जैव अणु होता कौन कौन है। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में जैव अणु है क्या चीज, ठीक है। तो सुनो ध्यान से मेरे भाई, जो जैव अणु है वो है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट आपने सुना है ना, मीठा पदार्थ जैसे शक्कर हुआ, ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, है ना, स्टार्च हुआ, ये सेलुलोज हुआ, ये सारा जो सब कुछ है वो कार्बोहाइड्रेट है। मतलब पूरा का पूरा जो कार्बोहाइड्रेट है
वो मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, पूरा कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा, पूरा जैवड़ में, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन, प्रोटीन जितना भी प्रोटीन है वो सब क्या है, जैवड़ में। प्रोटीन पूरा का पूरा जैवड़ में पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। विटामिन जैवड़ू है, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए ये जैवड़ू है, एमिनो अम्ल है ना ये भी जैवड़ू है, लिपिड्स ये भी क्या है, जैवड़ू है। तो जैवड़ू मेरे भाई बहुत सारा है, तो यही टॉपिक जैवड़ू में हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो इन बातों को ध्यान रखना आपको अच्छे से, जैवड़ू होता क्या क्या है। और इस बात की भी टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ अच्छे से पढ़ाऊंगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, लेकिन मैं उस हिसाब से चीज़ों को पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आए। तो जैवड़ू आप समझ गए, जैवड़ू में आता क्या क्या है ये आप समझ गए। अब एक एक टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्यारे भाई कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है, तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ध्यान से सुनना मेरी बातों को बेटा। कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा तो वैसे एक ये भी है कि जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। या फिर हम ऐसा बोलें कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रूप में होता है, उसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये परिभाषा है, लेकिन ये परिभाषा गलत सिद्ध हो जाती है, ये परिभाषा गलत सिद्ध हो जाती है, इसलिए हम इस परिभाषा को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, इस परिभाषा को नहीं पढ़ाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या है सर, सही परिभाषा? तो मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट ऐसा एक पदार्थ होता है जिसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी, अब पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब देखो, पॉली का मतलब होता है बेटा एक से ज्यादा, पॉली का मतलब क्या होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा को हम क्या बोलते हैं, पॉली बोलते हैं। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड OH, ये हाइड्रोक्सी है, ठीक है। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये शब्द क्या है सर, तो देखो एल्डिहाइड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड क्या होता है CHO। तो पॉली का मतलब क्या होता है एक से ज्यादा, OH का, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है OH, और एल्डिहाइड का मतलब क्या है CHO। कहने का मतलब ये है कि जिनमें एक से ज्यादा OH के साथ CHO होता है, ऐसे यौगिक जिनमें एक से ज्यादा OH के साथ क्या हो, CHO हो, वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, वो आपका क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान रखना, जिसमें एक से ज्यादा OH के साथ क्या हो, एल्डिहाइड हो, वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। या फिर दूसरी परिभाषा ऐसी बोली जाती है कि पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी मतलब OH, हाइड्रोक्सी मतलब OH, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी OH, पॉलीहाइड्रोक्सी है मतलब एक से ज्यादा OH, एक से ज्यादा OH के साथ कीटोन हो या एक से ज्यादा OH के साथ CHO हो, उसे हम बोलते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना, जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं बेटा, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट है ना, ये ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, मतलब ऐसा कहें कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ध्यान रखना। और आगे अगर हम बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट है सबसे ज्यादा हमें मिलता है पेड़ पौधों में। कहाँ मिलता है, पेड़ पौधों में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इनका जो मुख्य स्रोत है वो पेड़ पौधे होता है। और पेड़ पौधों का 70% भाग, कितना बेटा, 70% भाग जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इन पेड़ पौधों का 70% जो भाग है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है पेड़ पौधों का। और कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों की जो संरचना है उसको आधार प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है। तो इन बातों को याद रखना कि इनका मुख्य स्रोत क्या है बेटा, पेड़ पौधे हैं, जिनका 70% भाग कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक है। ध्यान रखना, 70% भाग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना है। और ये जो है ना, पेड़ पौधों को जो संरचना है उनको आधार प्रदान करते हैं, ठीक है। और ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो है ही, ठीक है। तो इन बातों को याद रखना। तो अगर हमसे अगर पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट का महत्व क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा के लिए
बहुत ज़्यादा महत्व है ना। प्राणियों और वनस्पतियों दोनों के लिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करता है हमें, है ना। हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। इसके अलावा जो कोशिका झिल्ली होती हैं हमारे बॉडी में, कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के निर्माण में भी कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है। और पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली आपको पता है ज़्यादातर होती है। पेड़ पौधों की कोशिका झिल्ली जो है ना वो किससे बनती है? कार्बोहाइड्रेट से ही बनती है। ध्यान रखना इसको, ठीक है। और पेड़ पौधों को आधार प्रदान कर देना, ये सब जो है ना कार्बोहाइड्रेट के कार्य है। ठीक है। तो ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है बेटा? कीटोन होता है। ठीक है। अब बात हमारी ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें आता कौन कौन है, इसके सर उदाहरण क्या है। तो देखो इधर, अगर हम कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल पे बात करें, उदाहरण पे बात करें, तो आपने सुना होगा ग्लूकोज। क्या सुना होगा बेटा? ग्लूकोज सुना होगा। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। आपने फ्रक्टोज सुना होगा। क्या सुना होगा? फ्रक्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट। आपने शक्कर सुना होगा, सुक्रोज होता है शक्कर, है ना। तो ये सुक्रोज है, वो कार्बोहाइड्रेट है। आपने माल्टोज सुना होगा, ये माल्टोज कार्बोहाइड्रेट है। आपने लैक्टोज सुना होगा, दूध में उपस्थित शक्कर, जो दूध में उपस्थित शक्कर है वो लैक्टोज है, तो ये लैक्टोज है, ये भी क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। आपने स्टार्च सुना, स्टार्च भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आपने सेलुलोज सुना, सेल्यूलोज, ये सेलुलोज है, ये भी बेटा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण है, मैं आपको वन बाय वन सब बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो ये इसके उदाहरण लिख लेना, ठीक है। तो ये परिभाषा हो गई, ये इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। अब बचा इसका जो है ना कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य या फिर महत्व, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट प्राणी और वनस्पति दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इनके जो जैविक कार्य हैं वो ये है कि शरीर को ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, कोशिका की झिल्ली का निर्माण करते हैं और पेड़ पौधों की संरचना और उन्हें आधार प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनके जैविक कार्य हो जाएंगे। तो अभी हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। अब कार्बोहाइड्रेट का हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। आ जाओ अब पढ़ लेते हैं मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है वो महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज स्पष्ट करके रखूंगा, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया है कि कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, पेड़ पौधों में ये ज्यादा होता है। इनका मुख्य स्रोत क्या है? पेड़ पौधों के आधार संरचना प्रदान करना होता है। हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 टाइप का है, एक मोनोसैकेराइड, एक ओलिगोसैकेराइड और एक पॉलीसैकेराइड, ठीक है। ध्यान से सुनना, मोनोसैकेराइड क्या है? पहला क्वेश्चन, मोनोसैकेराइड क्या है? तो मेरे भाई जो मोनोसैकेराइड है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन मेरे भाई ये मोनोसैकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका जल अपघटन नहीं होता। देखो आपको बता देता हूं, जल में घुलना और अपघटन होना दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। दोनों क्या होती है? अलग अलग बातें होती हैं। देखो घुलना मतलब उसमें मिल जाना, ठीक है। अपघटन मतलब जल में जो है ना वो टूट जाना, वियोजित हो जाना, वो अपघटन होता है, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड है जिसका जल अपघटन नहीं होगा, जल में घुल जाएगा लेकिन जल अपघटन ये नहीं करता। जल अपघटन मोनोसैकेराइड का नहीं होता। एक बात और, जल अपघटन नहीं होता, एक बात ये हो गई। ये स्वाद में जो है ना मीठे होते हैं और जल में विलय होते हैं। मतलब मोनोसैकेराइड स्वाद में मीठा है और जल में विलय होता है, मतलब जल में घुल जाता है, अपघटन नहीं होता, ठीक है। तो क्या याद रखोगे कि मोनोसैकेराइड जिसका जल अपघटन नहीं होता, ये स्वाद में मीठे और जल में विलय होते हैं, ठीक है। आ जाओ ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड की अगर बात करें तो इसका जल अपघटन हो जाता है, जल अपघटन इसका होता है, ठीक है। और जल अपघटन तो होगा लेकिन जल अपघटन पर क्या देगा? तो जल अपघटन पर मेरे भाई ये मोनोसैकेराइड के अणु देगा। अब मोनोसैकेराइड के अणु क्या क्या होते हैं अभी टेंशन मत लो, अभी इतना सुनते जो मैं बता रहा हूँ उतना अपने दिमाग में डालते जाओ, ठीक है। तो इनका जल अपघटन नहीं होता, इनका जल अपघटन होता है। अब जल अपघटन तो होगा लेकिन जल अपघटन पर क्या देंगे? मोनोसैकेराइड के अणु देंगे। और मोनोसैकेराइड के कितने अणु देंगे? तो ये मोनोसैकेराइड देखो इसका जल अपघटन होगा पहले, तो यहाँ जल अपघटन इनका होगा। और मोनोसैकेराइड के अणु देंगे कितने बेटा? 2 से लेकर 10 तक जल अपघटन होगा और जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के 2 से लेकर 10 तक के अणु देंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड का भी जल अपघटन होगा,
पॉलीसेकेराइड का भी जल अपघटन होगा। अब जल अपघटन होगा, क्या देंगे ये, तो ये भी मोनोसेकेराइड देंगे। देखो ये भी मोनोसेकेराइड के अणु उत्पन्न करेगा और ये भी मोनोसेकेराइड के अणु उत्पन्न करेगा, तो ये तो 2 से 10 करेगा, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, इसका भी जल अपघटन होगा, इसका भी जल अपघटन होगा। लेकिन ये जो है ना जल अपघटन पर 10 से अधिक मोनोसेकेराइड के अणु उत्पन्न करेगा। ये 2 से 10 तक करेगा और ये 10 से अधिक करेगा। टेंशन मत लो, सब बता रहा हूं आगे से। अब हमने मोनोसेकेराइड पढ़ लिया, हमने ओलिगोसेकेराइड पढ़ लिया, हमने पॉलीसेकेराइड पढ़ लिया, ठीक है। अब मोनोसेकेराइड क्या कोई टाइप का होता है? हाँ, तो मोनोसेकेराइड है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है एल्डोज और दूसरा होता है कीटोज, ठीक है। एक क्या होगा बेटा, एल्डोज होगा और दूसरा क्या होगा, कीटोज होगा। अब एल्डोज क्या है तो सुनो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब तो हम पहले ही जान गए थे, एक से ज्यादा OH। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, एक से ज्यादा OH। एल्डिहाइड तो एक से ज्यादा OH के साथ CHO जिसमें होता है वो आपका एल्डोज होता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, मतलब एक से ज्यादा OH के साथ जिनमें CHO होता है वो आपका एल्डोज है। अब उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है ग्लूकोज। क्या है उदाहरण? ग्लूकोज, जिसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ध्यान रखना। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब सिंगल बॉन्ड OH के साथ क्या होता है, CHO। एक से ज्यादा OH के साथ जिनमें CHO होता है वो आपका एल्डोज होगा। एल्डोज का उदाहरण क्या है, ग्लूकोज। सूत्र ये है। अब बात ये है कि सर हमें दिखाओ तो कि कैसे जिसमें एक से ज्यादा OH के साथ CHO होता है, तो आओ जरा देख लो, टेंशन मत लो, दिखाएंगे आपको। देखो आप देखो इसमें कितने कार्बन है, 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। O कितने हैं, 6। इसकी संरचना बना रहा हूं, देखो आप ध्यान से। C कितने हैं, 6, तो मैंने C 6 लिख दिए। 1 2 3 4 5 और ये 6 लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एल्डिहाइड होता है और एक एल्डिहाइड के साथ एक से ज्यादा OH होते हैं। देखो इसको मैंने बना दिया CHO। क्या बना दिया, CHO। यहाँ जोड़ दो H, यहाँ जोड़ दो OH, यहाँ जोड़ दो H, यहाँ जोड़ दो OH, यहाँ जोड़ दो OH। देखो अल्टरनेट चल रहा हूँ, H अल्टरनेट, ठीक है। यहाँ जोड़ दो H, यहाँ जोड़ दो OH, यहाँ जोड़ दो H, ठीक है। अब देखो यहाँ जोड़ दो आप OH, यहाँ जोड़ दो H। अब एक और बचा है वैलेंसी के लिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक और बचा है तो हमने जोड़ दिया H। आप गिन लो, C 6 है, 1 2 3 4 5 6। H 12 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। O 6 है, 1 2 3 4 5 6। देख लो ये जो है ग्लूकोज की संरचना है। ये जो संरचना दिख रही है ना आपको, ये ग्लूकोज की संरचना है। किसकी संरचना बेटा, ग्लूकोज की। ध्यान रखो ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब एक से ज्यादा OH के साथ CHO है। तो देखो आप एक से ज्यादा OH है, एक OH ये है, एक OH ये है, ठीक है। देखो आप एक से ज्यादा OH है और CHO तो एक ही है। तो जो एक से ज्यादा एक से ज्यादा OH के साथ जिसमें CHO हो वो आपका एल्डोज है। तो एल्डोज का उदाहरण क्या है, ग्लूकोज। समझ गए आपको, ध्यान से सुनना है, ध्यान समझना है, समझ गए ना, ठीक है। अब आ जाओ कीटोज। तो कीटोज है ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज होते हैं। कीटोन पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, कीटोन लिखना चाहिए, कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब OH, कीटोन का मतलब सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, ठीक है। मतलब इसमें एक से ज्यादा OH के साथ CO होता है। इसमें जैसे अभी हमने देखा एक से ज्यादा OH के साथ CHO है इसमें, और इसमें एक से ज्यादा OH के साथ क्या होता है, CO होता है, कीटोन होता है, कीटोन होता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण फ्रक्टोज है। तो सर सूत्र तो दोनों के सेम लिखे हैं। हाँ बिल्कुल, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के सूत्र एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। अंतर किसमें होता है सर, तो अंतर मेरे भाई होता है अंतर होता है संरचना। जैसे हमने देखा इसकी संरचना में एक से ज्यादा OH के साथ CHO, बट इसकी संरचना में एक से ज्यादा OH के साथ CO होगा। कैसे सर, वो हमें बताएंगे आप, बिल्कुल हम बताएंगे बेटा, आपको टेंशन नहीं लेना। देखो इधर ठीक, ये हमारे पास C 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 मिनट कैमरा को एडजस्ट कर ले रहा हूँ, अगर दिख नहीं रहा होगा, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा, ठीक है, दिख रहा है, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ हमने जोड़ दिया H, यहाँ हमने जोड़ दिया H, यहाँ जोड़ दिया OH।
अब वही अल्टरनेट चलने दो, ठीक है, अल्टरनेट चलने दो, या फिर बेटा इसको CO बना दो, कीटोन बना दो, इसको क्या बना दो, कीटोन बना दो, ठीक है। अब यहाँ आप जोड़ दो OH, यहाँ जोड़ दो H, यहाँ जोड़ दो OH, यहाँ जोड़ दो H, यहाँ जोड़ दो H, यहाँ जोड़ दो OH, यहाँ जोड़ दो बेटा आप H, यहाँ जोड़ दो OH, यहाँ जोड़ दो आप H। देख लो आप, इसमें एक से ज्यादा OH आपको दिख रहा है और एक से ज्यादा OH, और ये आपको कीटोन एक ही दिख रहा होगा। कीटोन आपका मतलब CO एक ही दिख रहा होगा, CO एक ही है, लेकिन OH एक से ज्यादा, ठीक है। तो यही है संरचना में अंतर। इसकी और इसकी संरचना में अंतर इतना सा है कि इसमें है CHO और इसमें क्या है, कीटोन है, बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं। संरचना में अंतर है, सूत्र सब समान है। मीठा ये भी है पर मीठा ये भी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से फ्रैक्टोज से मुझे एक बात याद आ गई कि सबसे मीठी शक्कर क्या है, सबसे मीठी शक्कर, सबसे मीठी शक्कर क्या है, तो इसका आंसर है मेरे भाई डी फ्रैक्टोज। जो डी फ्रैक्टोज होती है वो सबसे मीठी शक्कर होती है। ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में ऑब्जेक्टिव में आती भी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ध्यान रखना कि मोनोसेकेराइड में कौन आता है बेटा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। अब आज की बात, अब इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि बेटा मोनोसेकेराइड क्या है, मोनोसेकेराइड क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका एक ही जवाब रहेगा कि सर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो है वो मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज क्या है सर, मोनोसेकेराइड है। अब एक ही आंसर आपका रहना चाहिए, ठीक है। चलो आप ओलिगोसेकेराइड पर जाओ, ये कंप्लीट होता है। ओलिगोसेकेराइड जलावघटन होता है, हमें पता है 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड के अणु उत्पन्न करेंगे। अब ये होते कितने टाइप के हैं, तो ये 3 टाइप के हैं। देखो पहला है डाई, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3 और टेट्रा का मतलब होता है 4। डाई ओलिगोसेकेराइड है ना। तो सुनो इसकी परिभाषा क्या है, तो ऐसे ओलिगोसेकेराइड जो जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड के 2 अणु उत्पन्न करें। डाई है ना, डाई का मतलब तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे ओलिगोसेकेराइड या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड के 2 अणु उत्पन्न करते हैं, वो डाई ओलिगोसेकेराइड होती है। वो क्या होते हैं बेटा, डाई ओलिगोसेकेराइड। अब सर डाई ओलिगोसेकेराइड में क्या आता है, क्या होता है डाई ओलिगोसेकेराइड, कौन कौन आता है, तो मेरे भाई जो डाई ओलिगोसेकेराइड है इसमें आता है सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज मतलब शक्कर। सुक्रोज का अगर जल अपघटन करें तो मोनोसेकेराइड के 2 अणु उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब कौन आता है सर, अब इसका अब आता है मेरे भाई लैक्टोज, क्या आता है, लैक्टोज। फिर कौन आता है सर, तो फिर आता है माल्टोज, कौन आता है, माल्टोज, माल्टोज एक्सेट्रा ETC, याद रखना, ठीक है। तो डाई ओलिगोसेकेराइड में कौन आता है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, मतलब ये मोनोसेकेराइड के 2 अणु उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड में कौन, ओलिगोसेकेराइड के डाई ओलिगोसेकेराइड में कौन आता है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। इनका जब अपघटन करा है ना तो मोनोसेकेराइड के 2 अणु उत्पन्न करेंगे, ठीक है। और तीनों का सूत्र एक जैसा है, और तीनों का सूत्र क्या है बेटा, ये तीनों का सूत्र है C12H22O11, C12H22O11, ये तीनों का फॉर्मूला, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, तीनों का फॉर्मूला एक ही जैसा है। ध्यान रखना मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखोगे। आगे मैं और भी चीजें इनके अंदर की बताऊंगा, टेंशन मत लेना, अभी आप सुनते जाओ। अब ट्राई ओलिगोसेकेराइड क्या है, जिनका जल अपघटन तो होगा और जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड के कितने, 3 अणु देंगे, ठीक है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड के 3 अणु देंगे वो ट्राई ओलिगोसेकेराइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, ट्राई ओलिगोसेकेराइड। अब ट्राई ओलिगोसेकेराइड में आता है बेटा रेपिनोज, क्या आता है, रेपिनोज, तो ये रेपिनोज होगा, ठीक है। अब टेट्रा जो जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड के 4 अणु उत्पन्न करें, वो आता है स्टेपियोज। इसमें क्या आता है बेटा, स्टेपियोज, स्टेपियोज, ठीक है। तो हमारे लिए मोस्ट जरूरी है ये 3 है, ठीक है, ये हमारे लिए जरूरी है, इनको आपको याद रखना है। कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे चीज़ों को हम जानेंगे, ठीक है। हाँ, आगे चीज़ों को जानने में ये है मेरे भाई, जैसे मैं बोल रहा था इसमें अंदर में कुछ बताऊंगा। देखो तो अब ये मैंने समझा दिया। अब याद रखने वाली बात ये है कि जो सुक्रोज है मतलब शक्कर है, सुक्रोज है मतलब शक्कर है। अब हमें पता है ये मोनोसेकेराइड के 2 अणु देगा। अब मोनोसेकेराइड के 2 अणु देगा, अब मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज भी आता है, फ्रैक्टोज भी आता है, तो दोनों अणु ग्लूकोज के ही देगा या दोनों फ्रैक्टोज के देगा या एक ग्लूकोज एक फ्रैक्टोज देगा। तो सुनो ध्यान से, जो सुक्रोज होता है ना मेरे भाई, सुक्रोज जब जल अपघटन होगा तो 2 अणु देगा,
तो एक देगा मेरे भाई ग्लूकोज का और एक देगा फ्रैक्टोज का, एक ग्लूकोज का और एक फ्रैक्टोज का। आ जाओ लैक्टोज पे। तो लैक्टोज का भी जल अपघटन होगा, ये 2 अणु देगा। तो 2 अणु में मेरे भाई एक तो देगा आपका ग्लूकोज का, किसका देगा बेटा, ग्लूकोज का, और एक देता है गैलेक्टोज का, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। ये फ्रैक्टोज नहीं देता, ये क्या देता है, गैलेक्टोज। एक होगा ग्लूकोज और एक होगा गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज क्या है, तो गैलेक्टोज भी मेरे भाई मोनोसैकेराइड में ही आता है। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक उदाहरण इसका और लिख लो मोनोसैकेराइड का, ये गैलेक्टोज है। क्या है, गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज का भी सूत्र यही है, और इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होते हैं, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में मिक्स होता है, ठीक है। तो देखो लैक्टोज क्या है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज देगा, ठीक है ना। आगे अब एक और बचा है हमारे पास माल्टोज, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको चीजों को बहुत अच्छे से नोट कर लेना, बहुत अच्छे से कॉपी में लिख चलना, बहुत डीपली आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या करता है बेटा, माल्टोज जो है मोनोसेकेराइड के 2 अणु देगा, लेकिन दोनों ग्लूकोज को ही अणु देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ही टूटता है। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ऑलिगोसेकेराइड आपको समझ में आया, ठीक है। आ जाओ पॉलीसेकेराइड पे। तो हमें पता है पॉलीसेकेराइड का भी जल अपघटन होता है, बिल्कुल पॉलीसेकेराइड का भी जल अपघटन होता है। लेकिन पॉलीसेकेराइड जो है ना, हमें पता जल अपघटन तो होगा, लेकिन ये पॉलीसेकेराइड 10 से अधिक मोनोसेकेराइड का उत्पन्न करेगा, 10 से ज्यादा। अब 10 से ज्यादा, बिल्कुल 10 से ज्यादा करेगा। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक होमो और सम पॉलीसेकेराइड, होमो या फिर सम पॉलीसेकेराइड, और दूसरा होता है हेट्रो या विषम। हेट्रो को विषम बोलते हैं, होमो को सम बोलते हैं। तो सम पॉलीसेकेराइड और हेट्रो या मतलब विषम पॉलीसेकेराइड। तो इसमें मेरे भाई 2 चीजें आती हैं। देखो जो जल अपघटन पर, जिसका जल अपघटन होगा, तो जल अपघटन पर 10 से अधिक एक ही प्रकार के, मतलब सम, एक ही प्रकार का मतलब क्या होता है, सम होता है। तो जो 10 से अधिक एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड अणु उत्पन्न करे वो होमो या सम पॉलीसेकेराइड कहलाता है। हमने क्या बोला, जो जल अपघटन पर एक ही प्रकार के, एक जैसे, या तो ग्लूकोज ही ग्लूकोज के या फ्रैक्टोज ही फ्रैक्टोज के, ठीक है। तो जो जल अपघटन पर एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड अणु उत्पन्न करता है उसे सम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और सम पॉलीसेकेराइड में बेटा आता है स्टार्च और सेलुलोज, स्टार्च और सेलुलोज, ठीक है, ध्यान रखना। सम पॉलीसेकेराइड में बेटा कौन कौन आता है, स्टार्च और सेलुलोज दोनों आते हैं, ठीक है। अब सर इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता क्या, हाँ होता है ना बेटा, होता है। देखो इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल पावर है, सॉरी होल है, C6H10O5 की होल है। मतलब ये होता है कि स्रोतों के अनुसार स्टार्च और जो सेलुलोज है वो बदलता रहता है, इसलिए n की संख्या भी बदलती रहती है, ज्यादा कम होती रहती है मतलब, लेकिन होता है इनका ही मल्टीपल, इनके ही मल्टीपल में होगा, है ना, ध्यान रखना। तो इनकी संख्या बदलती रहती है, इसलिए इनके सूत्र ये हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टार्च और सेलुलोज जो है होमोपॉलीसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड के उदाहरण। तो आपसे अब पूछ लेता है, ऑब्जेक्ट में आपसे पूछता है कि स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड, आपको आंसर देना है, ठीक है। तो सम पॉलीसेकेराइड भी आप दे सकते हो इसका आंसर, या पॉलीसेकेराइड भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना है इसको, आपको पेपर में आएगा, ठीक है। अगर पेपर में आया स्टार्च क्या है तो आप बोल देना पॉलीसेकेराइड, या फिर बोल देना सम पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखने वाली है कि दोनों बेटा प्राकृतिक बहुलक हैं, स्टार्च और जो सेलुलोज हैं वो प्राकृतिक बहुलक हैं, ध्यान रखना। स्टार्च और सेलुलोज क्या है बेटा, प्राकृतिक बहुलक है। कौन से बहुलक हैं, प्राकृतिक बहुलक। अच्छा सर प्राकृतिक बहुलक हैं तो बहुलक तो किसी ना किसी से बनता है, तो बताओ सर ये किससे बनेगा, तो सुनो, जो स्टार्च है वो भी आपका ग्लूकोज से बनेगा, किससे बनेगा, ग्लूकोज से, और जो सेलुलोज है वो भी मेरे भाई ग्लूकोज से बनेगा, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सेलुलोज किसका बहुलक है, आंसर ग्लूकोज का। आपसे पूछ लिया जाए स्टार्च किसका बहुलक है, आंसर होगा ग्लूकोज का। ध्यान रखना आप इन बातों को, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हेट्रोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब हेट्रोपॉलीसेकेराइड है जो जल अपघटन पर 10 से अधिक अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड उत्पन्न करेगा, ये एक ही प्रकार के, ये अलग अलग प्रकार के। तो इसका उदाहरण है ग्लाइकोजन, ये इसका उदाहरण,
ठीक है। तो जो जो जरूरी है मैंने आपको फॉर्मूले वो बताए हैं, और जो जरूरी नहीं थे मैंने डायरेक्ट करा दी। ठीक है, तो इन बातों को याद रखना बहुत अच्छे से। एक कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है पूरा मैंने इसमें कंप्लीट करा दिया है, और टेलीग्राम पे मैं इसकी पूरी की पूरी PDF डाल दूंगा। टेलीग्राम हमारा जो गणेश वर्ल्ड के नाम से चल रहा होगा स्क्रीन पर, अब उसको ज्वाइन कर लें और उस पर PDF डाल दूंगा, तो आप नोट कर लेना। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारा यहाँ से होता है खत्म, और हम बढ़ते हैं अब आगे। तो नेक्स्ट हमारा है एमिनो अम्ल, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो एमिनो अम्ल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना आप। देखो, हम कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो एमिनो अम्ल है एक कार्बनिक यौगिक ही है, कार्बनिक यौगिक ही है एमिनो अम्ल। बट मेरे भाई, जो एमिनो अम्ल है एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसके अंदर, जिसमें आपका एमिनो समूह, ये है आपका एमिनो समूह, जिसमें आपका एमिनो समूह सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2 होता है ना एमिनो समूह, और कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक मतलब सिंगल बॉन्ड COOH, कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, दोनों उपस्थित हो, मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एमिनो समूह भी उपस्थित हो और कार्बोक्सिलिक समूह भी उपस्थित हो, दोनों समूह जिसमें उपस्थित होंगे वो आपका एमिनो अम्ल होगा, वो आपका क्या होगा, एमिनो अम्ल। देखो उदाहरण, एग्जांपल आपको बता रहा हूं, देखो आप ध्यान सुनना। जैसे अब मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा CH2 COOH, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है NH2। पहले आप ये बताओ क्या कार्बनिक यौगिक है? बिल्कुल ये कार्बनिक यौगिक है, बिल्कुल ये कार्बनिक यौगिक। क्यों है कार्बनिक यौगिक? क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं वो कार्बनिक यौगिक है, मतलब ये कार्बनिक यौगिक तो है। लेकिन ये ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें आप देख लो एमिनो समूह भी है और यहाँ कार्बोक्सिलिक समूह भी दोनों है, तो जिसमें दोनों समूह होंगे वो आपका एमिनो अम्ल होगा, मतलब ये एमिनो अम्ल है। ठीक है, और देखो आप, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया NH2, सिंगल बॉन्ड लिख दिया CH2, सिंगल बॉन्ड लिख दिया CH2, और यहाँ लिख दिया COOH। मैंने पूछा कि बताओ ये एमिनो अम्ल है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर ये एमिनो अम्ल है। क्यों? क्योंकि इसमें एमिनो समूह भी है यहाँ, और यहाँ कार्बोक्सिलिक समूह भी है, तो एमिनो अम्ल है। ठीक है, चलो और बढ़ाते हैं। ठीक है, NH2 CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, और यहाँ COOH। मैंने बोला बताओ ये एमिनो अम्ल है, तो आप बिल्कुल बोलोगे एमिनो अम्ल है, क्योंकि एमिनो समूह भी है और कार्बोक्सिलिक समूह भी है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एमिनो समूह, ए लिख लेना चाहिए, एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित होते हैं, उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। अब आगे एक बात कही गई है, एमिनो अम्ल को एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर अल्फा, बीटा, गामा में वर्गीकृत किया गया। मतलब एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर देखें तो एमिनो अम्ल को अल्फा, बीटा और गामा एमिनो अम्ल में वर्गीकृत किया, अल्फा बीटा गामा में वर्गीकृत किया गया। ऐसा बोलो, अल्फा बीटा गामा एमिनो अम्ल में, किसमें? एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में वर्गीकृत किया गया। मतलब एमिनो अम्ल अल्फा होता है, अल्फा एमिनो अम्ल होता है, बीटा एमिनो अम्ल होता है और गामा एमिनो अम्ल होता है। देखो आप समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। आप देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड COOH क्या है बेटा, आपके पास समूह है, सिंगल बॉन्ड COOH क्या है, समूह है। और आपको इतना तो बहुत अच्छे से पता है कि समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है ना। तो देखो आप, अल्फा कार्बन से आपका NH2 जुड़ा है, अल्फा कार्बन से कौन जुड़ा है, NH2, तो ये आपका कौन सा होगा, अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ ये रहा आपका समूह, समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, तो बीटा कार्बन से NH2 जुड़ा है, इसलिए ये आपका बेटा होगा बीटा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर ये रहा समूह, समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा और तीसरा कार्बन गामा, और गामा कार्बन से एमिनो समूह जुड़ा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, गामा एमिनो अम्ल, गामा एमिनो अम्ल। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है ना। अल्फा कार्बन से अगर एमिनो समूह जुड़ा है अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा से जुड़ा है बीटा एमिनो अम्ल, और गामा से जुड़ा है गामा एमिनो अम्ल। इन बातों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, समझ के चलना है। अब आगे चीजों को समझो, आगे चीजों को, कुछ चीजें और समझा रहा हूं मैं एमिनो अम्ल से संबंधित, उनको समझो। देखो इधर मेरे भाई, ये जो एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल जब बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में मिल जाएं, जब बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में मिलें, मतलब आपस में मिलें और आपस में मिलकर जुड़े,
तो जब एमिनो अम्ल, बहुत सारे एमिनो अम्ल जो है ना आपस में मिलेंगे और एमिनो अम्ल आपस में मिलेंगे तो एक बड़ी इकाई का निर्माण होगा जिसका नाम है प्रोटीन। जिसका नाम क्या है? प्रोटीन। और आपको वैसे ही पता है जो छोटी इकाई होती है इसको हम एकलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकलक। और जो बड़ी इकाई होती है उसको हम बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं बेटा? बहुलक। या फिर इंग्लिश में बोलें तो इसको हम बोलते हैं मोनोमर, मोनोमर, और इसको हम बोलते हैं बेटा पॉलीमर। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। तो ध्यान रखना है इसको, है ना। छोटी इकाई को एकलक और बड़ी इकाई को बहुलक, है ना। तो प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो अम्ल का। प्रोटीन किसका बहुलक है बेटा? एमिनो अम्ल का। चलो एक बात और सुनो, एक बात हमें ये याद रखनी है बेटा कि देखो हमें पता है एमिनो अम्ल प्रोटीन बनाएगा। एमिनो अम्ल क्या बनाएगा? प्रोटीन। अब लेकिन जब एमिनो अम्ल प्रोटीन बनाएगा तो एमिनो अम्ल आपस में जुड़ेगा। बोलो, एमिनो अम्ल जब प्रोटीन बनाएगा तो एमिनो अम्ल आपस में जुड़ेगा। तो ध्यान रखना है मेरे भाई, एमिनो अम्ल आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़ा होता है, जिस बंध के द्वारा जुड़ा होता है उस बंध का नाम होता है पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध बेटा? पेप्टाइड बंध, या फिर इसको एमाइड बंध भी बोलते हैं। एमाइड बंध भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एमिनो अम्ल आपस में कौन से बंध द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंध या एमाइड बंध द्वारा। एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर कौन सा यौगिक बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन का एकलक क्या है? एमिनो अम्ल। तो इतनी बातें हमें एमिनो अम्ल से संबंधित जो है ना याद रखनी है, ठीक है। और अब इससे संबंधित आगे जो है ना कंटिन्यू 2-3 टॉपिक जो है ना वो इंपॉर्टेंट आएंगे, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलो अब आगे एमिनो अम्ल जो है इसकी विशेषताएं और देख लो मेरे भाई। एमिनो अम्ल की विशेषताएं और देख लो। एमिनो अम्ल है मेरे भाई एक रंगहीन होता है ना, और क्रिस्टलीय पदार्थ है। मतलब क्रिस्टल, जैसे आपको पता ना शक्कर की छोटी छोटी क्रिस्टल बनती है, तो इस टाइप के इसके भी क्रिस्टल बनते हैं ना। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी विशेषताओं की बात कर रहा हूं मैं। ये विशेषताएं, एमिनो अम्ल की विशेषताओं की बात कर रहा हूं, विशेषताएं, ठीक है। तो विशेषता नंबर 1 ये है हमारी कि एमिनो अम्ल रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, ये पहली विशेषता है। एमिनो अम्ल रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है। दूसरी विशेषता है कि ये स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलय होते हैं। मतलब एमिनो अम्ल जल में विलय हो जाते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे, ठीक है। तो लिख लेना, ये स्वाद में मीठे व जल में विलय होते हैं। स्वाद में मीठे व जल में विलय होते हैं, दूसरी विशेषता, ठीक है। ध्यान रखना है, दूसरी विशेषता है या स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलय होते हैं। तीसरी विशेषता ये है कि इनका जो गलनांक क्वथनांक है वो उच्च होता है, ठीक है। तो इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। और मेरे भाई ये गलनांक क्वथनांक वाली बात तो प्रत्येक जैवअणु के लिए है। प्रत्येक जो जैवअणु है इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैवअणु एक जटिल पदार्थ है, इसलिए प्रत्येक जैवअणु का गलनांक क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। तो इससे संबंधित जो इतनी बातें मैंने आपको बताई है ना बहुत अच्छे से इनको याद रखना। और आगे जो है ना हम इसके 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, उनको पढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उभयनिष्ठ आयन या द्वितीय आयन या द्विध्रुव आयन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना। अभी ये जो 1-2 क्वेश्चन जो आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इनके जो है ना पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और पेपर में ये आते ही हैं, ठीक है। तो उभयनिष्ठ आयन या द्वितीय आयन या द्विध्रुव आयन क्या होता है? देखो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, है ना, कि द्विध्रुव का मतलब क्या है। देखो आपको पता है फिजिक्स में जो है ना 2 ध्रुव कौन कौन से होते हैं? एक होता है एन ध्रुव और एक होता है एस ध्रुव। मतलब नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव जो होते हैं फिजिक्स में 2 ध्रुव होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में मेरे भाई जो 2 ध्रुव होते हैं उनमें से एक ध्रुव जिसका नाम है पॉजिटिव और एक ध्रुव जिसका नाम है नेगेटिव। मतलब केमिस्ट्री में पॉजिटिव और नेगेटिव ध्रुव होते हैं, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुव होते हैं केमिस्ट्री में। लेकिन फिजिक्स में एन और एस 2 ध्रुव होते हैं। तो इनको ध्यान रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। अभी हमने पढ़ा एमिनो अम्ल। अब हमने पढ़ा एमिनो अम्ल, और एमिनो अम्ल ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह COOH दोनों उपस्थित जिसमें हो उसे हम बोलते हैं एमिनो अम्ल, होता है ना, ठीक है।
आगे आपको जानना ये जरूरी है मेरे भाई कि जो एमिनो समूह होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, इसमें मतलब क्षारीय गुण होता है, ठीक है। और जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है ये बेटा अम्लीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का? अम्लीय, और अम्लीय गुण इसमें होता है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपने लास्ट ईयर 11th में एक सिद्धांत पढ़ा होगा जिसका नाम है ब्रांचटेड तथा लॉरी का अम्ल क्षार सिद्धांत। ब्रांचटेड और लॉरी का अम्ल क्षार सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। और ब्रांचटेड और लॉरी के अम्ल क्षार सिद्धांत में दो बातें कही गई थी कि जो H प्लस मतलब प्रोटॉन, H प्लस को उन्होंने प्रोटॉन बोला था। क्या बोला था बेटा? प्रोटॉन बोला था। इनने बोला था कि जो H प्लस मतलब प्रोटॉन जो है वो दान करता है, जो H प्लस मतलब प्रोटॉन दान करता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। और जो H प्लस मतलब प्रोटॉन, H प्लस मतलब प्रोटॉन ग्रहण करता है, क्या करता है बेटा? ग्रहण करता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। मतलब ये जो है ना अम्ल, ये जो अम्ल है और ये जो क्षार है ये ब्रांचटेड के अनुसार है। किसके अनुसार है बेटा? ब्रांचटेड के अनुसार। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो एमीन कौन सी प्रकृति का होता है? क्षारीय। कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सी प्रकृति का होता है? अम्लीय। और ब्रांचटेड और लॉरी के अनुसार अम्ल कौन होता है? जो H प्लस दान करता है, जो H प्लस ग्रहण करता है उसे हम बोलते हैं क्षार, ठीक है ना। इन बातों को आपको याद रखना है। चलो अब आगे हम पढ़ लेते हैं। देखो हमारे पास ओवेनस्टाइन पढ़ना है तो क्या होता है देख लो। एमिनो अम्ल में देखो, अब ध्यान से सुनना हमें हमारी बात को, है ना। एमिनो अम्ल में एमिनो समूह सिंगल बॉन्ड NH2 एवं कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड COOH दोनों उपस्थित होते हैं। बिल्कुल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब जिसमें एमिनो समूह क्षारीय एवं कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय प्रकृति का होता है, जो हमने आपको बताया ब्रांचटेड और लॉरी के अनुसार, ठीक है। तो एमिनो समूह क्षारीय प्रकृति का होगा और कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय प्रकृति का होगा, है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अम्ल, अब अम्लीय प्रकृति का है तो अम्लता वो दिखाएगा भी। अब अम्ल है मतलब वो प्रोटॉन दान करेगा। बोलो, अम्ल अगर है तो प्रोटॉन क्या करेगा? दान करेगा। बिल्कुल प्रोटॉन दान करेगा, ठीक है। तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। जो प्रोटॉन H प्लस दान करता है, मतलब प्रोटॉन H प्लस को क्या करेगा? ये दान करेगा। अब प्रोटॉन H प्लस दान करेगा तो इस प्रोटॉन को ग्रहण कौन कर लेगा? एमिनो समूह, ठीक है। मतलब जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो प्रोटॉन H प्लस क्या करेगा? दान, और जिसे ग्रहण कौन कर लेगा? एमिनो समूह। अब जब ये दान करेगा और ये ग्रहण करेगा तो इस प्रकार से एक जो आयन बनेगा, क्या बनेगा? एक आयन बनेगा। उस आयन को ही हम उभयनिष्ठ आयन, ज्विटर आयन या द्विध्रुव आयन कहते हैं। आओ अब इसको हम बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है। देखो इधर हमारे पास ये एक एमिनो अम्ल है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ये हमारे पास एक एमिनो अम्ल है। अभी हमने पढ़ा था एमिनो अम्ल है और ये बीटा एमिनो अम्ल है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इस एमिनो अम्ल में एमिनो समूह भी है और कार्बोक्सिलिक समूह भी है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है और ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अब अम्लीय प्रकृति का है तो ये प्रोटॉन को क्या करेगा? दान करेगा। मतलब ये जो सिंगल बॉन्ड COOH है, सिंगल बॉन्ड COOH है, ये टूटता कैसे? देखो बेटा ऐसे टूटता है, सिंगल बॉन्ड COO माइनस और H प्लस। ये जो COOH है वो ऐसे टूटता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये ऐसे टूटेगा तो ये प्रोटॉन जो निकलेगा इससे, प्रोटॉन जो बनेगा इससे, वो प्रोटॉन को क्या कर देगा? दान करेगा। और जब ये प्रोटॉन को ये दान करेगा तो इसको एमिनो समूह क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, है ना। इसने दान किया, इसने ग्रहण कर लिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। अब इसने तो दान कर दिया और इसने ग्रहण कर लिया। तो अब इसने ग्रहण किया तो ये क्या ग्रहण किया? इसने दान क्या किया था? प्रोटॉन। तो इसने प्रोटॉन जब ग्रहण किया तो देखो H दो तो पहले से ही है, एक H और पहुंच जाएगा तो कितने H हो जाएंगे? 3 H हो जाएंगे। अब 3 H हो जाएंगे तो इस पर क्या जाएगा बेटा? प्लस। क्यों? देखो आपको समझा रहा हूँ। आपको पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। पहले में 2 और दूसरे में 5। मतलब इसका दूसरी कक्षा का अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 3 की। इसलिए नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी शो करता है? 3 करता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी, नाइट्रोजन अपने पास कितने बॉन्ड रखता है? 3 बॉन्ड रखता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो N से 2 H जुड़े हैं और एक बॉन्ड जुड़ा है, तो इसकी वैलेंसी अभी कितनी हो रही है? 3 हो रही है, क्योंकि नाइट्रोजन से 2 H और एक बॉन्ड जुड़ा, 3 बॉन्ड वैलेंसी हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखो जब यहाँ H गया तो H तो हो गया इसके पास 3,
H होगा इसके पास 3 और एक बॉन्ड भी जुड़ेगा क्योंकि यहाँ से है ना, फिर ये CH2, फिर ये CH2, अब यहाँ H गया तो क्या बचा बेटा COO माइनस, क्योंकि ये COO माइनस और H प्लस में टूटा होगा जो दान कर दिया, तो ये हो गया। तो अब इस पे प्लस क्यों लगाया, बात ये है, तो इस पर इसलिए प्लस लगाया मेरे भाई क्योंकि यहाँ इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई। देखो 3H और एक बॉन्ड 4 हो गई ना, तो जब 4 वैलेंसी हो जाती है तो नाइट्रोजन पर एक प्लस लगा दिया जाता है। एक प्लस लगाने से क्या होता है, एक प्लस लगाने से मेरे भाई जो होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। अब ए प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दान करना, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 में से जब एक दान कर दिया तो कितने बचे, 6 बचे। अब पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4, तो 4 को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की। अब 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वैलेंसी कितनी करेगा, 4 करेगा। यहाँ अगर ऐसा रखते n पे कुछ नहीं लगाते, मतलब वो 7 इलेक्ट्रॉन वाला n होता तो उसकी वैलेंसी 3 होती, बट हमें 4 वैलेंसी वाला n चाहिए, तो 4 वैलेंसी वाला n में हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लस, ऐसे इसलिए लगा है। समझ में आपको आया, ठीक है। आपको देखो ऐसे समझ में नहीं आया तो आप तो ऐसे समझ लेना कि इसने H प्लस जब दान किया तो H प्लस आया इधर, तो 2 और 1 3 तो H हो गए और इसका जो प्लस है वो n पे लग गया, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ये CH2 और ये CH2 और ये COO माइनस बना, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा ये जो है वो एक आयन बन चुका है, ठीक है, जहाँ इस पर क्या है प्लस है और इस पर क्या है माइनस है। तो आप देख लो ये 2 ध्रुव वाला, केमिस्ट्री में 2 ध्रुव प्लस और माइनस होते हैं, तो ये 2 ध्रुव वाला आयन बन गया, एक प्लस और एक माइनस वाला, इसीलिए इसको द्विध्रुव आयन, ज्यूटर आयन या उभयनिष्ठ आयन कहते हैं। तो यही हमारा ज्यूटर आयन है, यही हमारा बेटा क्या है, ज्यूटर आयन है, ध्यान रखना, ठीक है। और यही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। एक बार और पढ़ के बता देता हूँ। एमिनो अम्ल में एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, जिसमें एमिनो समूह क्षारीय और कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। अब अम्लीय है तो जो प्रोटॉन दान करेगा, जैसे इसने दान किया, ठीक है, जिसे एमिनो समूह ग्रहण कर लेगा, मतलब ये ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से जो आयन बना, तो ये आयन तो ही है, प्लस माइनस है इस पे, तो आयन तो ही है, तो जो आयन बना है वो कौन सा आयन है, उभयनिष्ठ आयन। अब इसने ये दिया तो इसने दिया, तो समझ में आपको आ गया होगा, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे आगे हमारा अगला क्वेश्चन है पेप्टाइड या एमाइड। पेप्टाइड या क्या होता है, एमाइड क्या होता है, वो देखो देखो मेरे भाई यहाँ सुनो, ये हमारे पास क्या है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। अब मैंने बोला बताओ ये क्या है, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे सर एमिनो अम्ल है। हम बोले क्यों, क्योंकि इसमें एमिनो समूह भी है और कार्बोक्सिलिक समूह भी है, तो ये एमिनो अम्ल है, ठीक है। चलो और लिखता रहूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया फिर से NH2, ठीक है, फिर से क्या लिख दिया बेटा NH2, फिर CH2 और फिर लिख दिया हमने CH2 और फिर लिख दिया हमने COOH। अब हमने आपसे पूछा कि बताओ ये क्या है बेटा, तो आप ये बोल दोगे सर ये भी एमिनो अम्ल है, तो ये भी एमिनो अम्ल, ये भी एमिनो अम्ल। ये आपका समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन से एमिनो समूह जुड़ा, इसलिए अल्फा एमिनो अम्ल है। ये अल्फा और ये बीटा कार्बन से एमिनो समूह जुड़ा, इसलिए बीटा एमिनो अम्ल है, ठीक है। तो मेरे भाई मैं बताना आपको इतना सा चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ 2 एमिनो अम्ल है ना, तो क्या होता है जब 2 एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करते हैं, कितने एमिनो अम्ल, 2 एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करते हैं, तो होता क्या है मेरे भाई, एक एमिनो अम्ल का जो कार्बोक्सिलिक समूह है, ये दिख रहा है, एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे एमिनो अम्ल के एमिनो समूह, ये दिख रहा है एमिनो समूह, इसका कार्बोक्सिलिक और इसका एमिनो, ये दोनों आपस में क्या करते हैं क्रिया, और आपस में क्रिया करके क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, जल के अणु को बाहर कर देंगे। अब जल के अणु को कैसे बाहर करेंगे, तो देखो इसके कितने H हैं, 2 H हैं, एक H मैंने यहीं लिखा रहने दिया और एक H मैंने लिख दिया इधर, ये भी NH2 है। तो एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे एमिनो अम्ल के एमिनो समूह से क्रिया करेगा और यहाँ से जल का अणु जो है ना बाहर कर देगा, तो ये जल का अणु यहाँ से हो जाएगा बाहर, ये लिख दिया, ये बाहर हो गया, ठीक है। अब जल का अणु बाहर हो गया, ठीक है। अब जब जल का अणु बाहर हो गया तो अब बना क्या, वो देखो इधर, यहाँ क्या है NH2, ये लिख दो, जो भी बचा है वो सेम लिख दो NH2, ठीक है। यहाँ क्या है CH2, यहाँ क्या है CO, NH2 ये CH2 और ये क्या है बेटा CO। अब यहाँ क्या है NH, तो ये रहा N और ये रहा H, ठीक है। ये क्या है CH2, ठीक है, ये क्या है CH2 है ना, और ये क्या है COOH। तो इसको बनाना सीखना, रट तो पाओगे नहीं क्योंकि बनाना आपको सीखना है, ठीक है। तो अब जो भी यौगिक बना है वो आपका पेप्टाइड यौगिक है। कौन सा यौगिक है, पेप्टाइड यौगिक है ना।
पेप्टाइड यौगिक है या फिर एमाइड यौगिक है। पेप्टाइड यौगिक या एमाइड यौगिक है। तो ये जो बना है, बनाना सीखना, ये पेप्टाइड यौगिक या एमाइड यौगिक है, ध्यान से, है ना। जब एक एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो अम्ल से क्रिया करता है तो एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे एमिनो अम्ल के एमिनो समूह से क्रिया करके जल के अणु को बाहर कर देता है, और इस प्रकार से जो बचता है या जो बनता है उसे आप पेप्टाइड या एमाइड यौगिक कहते हो। अब एक बात तो ये हो गई, पेप्टाइड या एमाइड यौगिक हो गया आपका टॉपिक, ठीक है। अब इसमें आपको एक बात याद और रखनी है, वो बात क्या है? वो बात ये है मेरे भाई कि अब एमिनो अम्ल आपस में मिले हैं, और हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि एमिनो अम्ल आपस में मिलकर जो भी बंध बनाते हैं वो पेप्टाइड या एमाइड बंध होता है, ठीक है। तो जब एमिनो अम्ल आपस में मिले तो इसने पेप्टाइड यौगिक बनाया, और इस पेप्टाइड यौगिक में जो बंध है वो पेप्टाइड यौगिक में जो बंध है वो पेप्टाइड बंध है, ध्यान रखना। तो पेप्टाइड बंध में, या फिर ऐसा बोले, पेप्टाइड यौगिक में कौन सा बंध होता है? तो पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध आपस में मिलकर कौन सा यौगिक बनाते हैं? पेप्टाइड यौगिक या एमाइड यौगिक। आई होप बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो ये आपके तीनों, देखो, एमिनो अम्ल, ओवेनिस्टाइन और ये जो पेप्टाइड या एमाइड है, ये तीनों जो हैं मोस्ट आईएमपी टॉपिक हैं, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ से अब ये होता है खत्म, और अब हम पहुँचते हैं मेरे भाई प्रोटीन पर, और अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन। मेरे भाई हम स्टार्ट करते हैं अब प्रोटीन को। प्रोटीन हमारे दैनिक जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हमें प्रोटीन नहीं मिला तो हम जीवित नहीं रह सकते, हमारा जीवन जो है असंभव है प्रोटीन नहीं मिला तो। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो मेरे भाई प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है ना। ध्यान रखना, मतलब कार्बनिक पदार्थ तो है ही, लेकिन एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, जिसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है ना वो प्रोटीन कहलाता है। और हमें पता ही है, आगे हम अभी पढ़ चुके कि जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल का बहुलक है। एमिनो अम्ल से जो मिलकर है वो प्रोटीन बनता है, इसलिए एमिनो अम्ल का जो बहुलक है वो प्रोटीन है मेरे भाई, ठीक है। आगे हम बात करें प्रोटीन कोशिकाओं का एक आवश्यक अवयव है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान है या प्राणी जो है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन इनके बिना जीवित रह सकता है, लेकिन अगर इंसान को प्रोटीन नहीं मिला ना मेरे भाई तो जीवन जो है ना ऐसा है कि असंभव है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे भाई जो कोशिकाओं में जो द्रव्य बह रहा है, कोशिकाओं में जो द्रव्य बह रहा है उसका अधिकांश भाग जो है ना वो प्रोटीन का ही बना है, इसीलिए जीवन असंभव हो जाता है। तो ध्यान रखना कि भाई इंसान जो है ना अगर प्रोटीन के अलावा जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, विटामिन हुआ, है ना, वसा हुआ, ये ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबे समय तक जीवित रह सकता है। लेकिन प्रोटीन ना मिला तो भाई जीवन क्या है? असंभव है, क्योंकि प्रोटीन कोशिकाओं में जो बहने वाला द्रव्य है, जीव द्रव्य, उसका अधिकांश भाग बनाता है। तो यहाँ से इस बात को याद रखना, ये जो मैंने बोले हैं ना मेरे मुंह से जो शब्द, यही शब्द जो है ना आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन शब्दों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना। ये जो टॉपिक है, जो जैव अणु है, ये जो है ना थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसीलिए हमें थोड़ी थ्योरी जो है ना याद रखनी पड़ेगी। अब बात है कि सर ये प्रोटीन में आता कौन है, तो भाई मेरे पास आपको पहले साधारण उदाहरण दे रहा हूं, है ना। ये जो बाल है ना ये प्रोटीन है। सोचो बाल नहीं होगा तो कैसा होगा? एक बार एजम्पशन तो करो, अगर आपके बाल ना हो तो आप कैसे लगोगे? सोचो एक बार, सोचा ना? तो बहुत गलत लग रहा है ना। तो बाल जो है ना प्रोटीन है। अब त्वचा जो दिख रही है ना, त्वचा, ये भी प्रोटीन है। अब एक बार सोच लो, त्वचा अगर नहीं होगी तो आप कैसे लगोगे? सोचो कैसे लगोगे? एकदम ढांचा बन जाओगे ना। और अब ढांचा का भी सुन लो, तो मेरे भाई ढांचे में जो हड्डियां है ना वो भी प्रोटीन है। अब सोचो हड्डियां नहीं होगी तो क्या होगी? बॉल जैसे लुढ़कते रहोगे ना। अब उसके लिए भी सुन लो, मांसपेशियां हैं वो भी प्रोटीन है। अब मांसपेशियां ही नहीं रहेंगी, हड्डियां ही नहीं रहेंगी, त्वचा ही नहीं रहेंगी तो क्या जीवन खाक रहेगा? असंभव है ना जीवन, बिल्कुल असंभव है मेरे भाई, है ना। ध्यान रखना। तो अभी तो इसके बेसिक उदाहरण में सारी चीजें जो है ना ये मैंने बताए, सारे उदाहरण आपको दिखाऊंगा वन बाय वन, सब
सब तरीके से आपको अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अभी इसके साधारण एग्जाम्पल लिख लो, जैसे हीमोग्लोबिन हुआ, ट्रिप्सिन हुआ, पेप्सिन हुआ, मायोसिन हुआ, ये जो है ना ये प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन से संबंधित जो चीजें आपको जानना है वो ये है कि जो प्रोटीन है ना मेरे भाई, इस प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति जो है ना प्रोटीन शब्द का जो प्रयोग है ना सर्वप्रथम मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? मुल्डर। ये देखा हुआ है ना मुल्डर। ठीक है, मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, ये जो है ना मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये कब किया था? ये किया था सन 1838 में, ध्यान रखना। ठीक है, आगे अगला चीज आपको जानना जरूरी है, जो प्रोटीन शब्द है, इस प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द से हुई है। और लेटिन भाषा का जो शब्द है इसका नाम है प्रोटीओस। जो प्रोटीओस दिख रहा है ना आपको लिखा हुआ, इस प्रोटीओस से है ना किसकी उत्पत्ति हुई है मेरे भाई? प्रोटीन की उत्पत्ति हुई है। और इसका अगर मतलब निकाला जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? प्रथम होता है। मतलब सबसे पहले आपको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन नहीं है तो बहुत, मैं मतलब क्या बताऊं यार, आप सब कुछ बता दिया आपको, है ना। तो प्रोटीन बिना जीवन असंभव है, तो प्रोटीन सर्वप्रथम जरूरी है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें मेरे भाई, तो प्रोटीन का कोई निश्चित संगठन नहीं होता, प्रोटीन का कोई भी निश्चित संगठन नहीं है ना। लेकिन ये बात याद रखना कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना हमेशा उपलब्ध होगा। वैसे इसका कोई निश्चित संगठन नहीं है, लेकिन ये चीज हमेशा इसमें उपस्थित होगी। तो आगे तो दोस्तों हम आप करते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। थोड़ा सा हम इस स्क्रीन पर आए हैं और जैसे ये थ्योरेटिकल टॉपिक खत्म हो जाता है वापस से हम जो है ना बोर्ड पर आ जाएंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक था इसीलिए आना पड़ा। तो हम देखते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। तो हमें पता है जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का दो प्रकार से वर्गीकरण होता है। एक वर्गीकरण होता है जल अपघटन के आधार पर और दूसरा वर्गीकरण जो है ना वो आपका होता है आणविक संरचना के आधार पर। ठीक है, जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन है और आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन है। अगर हम देखें कि जल अपघटन है, इस जल अपघटन के आधार पर जो प्रोटीन है मेरे भाई वो कितने टाइप का होता है? अगर हम ये देखें तो जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन तीन प्रकार का होता है। एक साधारण प्रोटीन, जो साधारण है, नॉर्मल प्रोटीन है जो केवल एमिनो अम्ल से बनेंगे। और दूसरा है संयुक्त प्रोटीन, मतलब संयुक्त है तो किसी ना किसी से जुड़कर ही बनेंगे। और व्युत्पन्न प्रोटीन है, मतलब किसी ना किसी से उत्पन्न होंगे। अगर हम देखें आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा रेशेदार प्रोटीन जिसे हम फाइबर प्रोटीन बोलते हैं, और दूसरा है हमारा गोलाकार प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन हमें दो टाइप से वर्गीकरण करना है और पढ़ना है ना। तो हम पहले पढ़ लेते हैं पूरे जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन की जल। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम पढ़ें जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन की, तो ये जल अपघटन के आधार पर हमने अभी देख लिया तीन टाइप के होते हैं। तो पहला हमारा जो प्रोटीन है जिसका नाम है साधारण प्रोटीन। क्वेश्चन है साधारण प्रोटीन क्या है? तो बिल्कुल नॉर्मल प्रोटीन है ना। मतलब ये ऐसे प्रोटीन है जो केवल और केवल अमीनो अम्ल से बनते हैं। तो जो अमीनो अम्ल, केवल अमीनो अम्ल से बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे साधारण प्रोटीन। अब साधारण प्रोटीन में आता कौन कौन है? तो मेरे भाई जो साधारण प्रोटीन है इसमें कौन कौन आता है? जैसे एल्ब्यूमिन, आपको पता ना, अंडा जो होता है उसमें एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूमिन है ना, और प्रोटामिन। प्रोटामिन किस में होता है? दालों में होता है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और जो प्रोटामिन होते हैं ये साधारण प्रोटीन है, केवल और केवल एमिनो अम्ल से बने हुए प्रोटीन है ये। ठीक है ना। आगे अगर हम आगे देखें इसमें, तो दूसरा है हमारा संयुक्त। अब नाम से समझ में आ रहा है कि संयुक्त है, मतलब किसी न किसी से मिलकर बना होगा, तभी तो इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त बोलेंगे। तो जो संयुक्त प्रोटीन है मेरे भाई, ऐसा प्रोटीन है, अब इसका जल अपघटन होगा। अब जल अपघटन तो होगा, लेकिन जल अपघटन पर क्या बनाएगा? तो जल अपघटन पर एमिनो अम्ल तो देगा ही देगा, साथ में एमिनो अम्ल के अतिरिक्त आपको कार्बोहाइड्रेट भी देगा, न्यूक्लिक अम्ल भी देगा और फास्फोरिक अम्ल भी देगा। मतलब ये एक ऐसा प्रोटीन है जो एमिनो अम्ल देगा, एमिनो अम्ल के अतिरिक्त आपको कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल देगा। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर भी बना होता है। अब इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें आता है न्यूक्लियोटाइड। पहला क्या है बेटा? न्यूक्लियो प्रोटीन। अब न्यूक्लियो प्रोटीन किससे मिलकर बनेगा? तो देखो नाम समझ में आ रहा है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर जो प्रोटीन बनेगा वो न्यूक्लियो प्रोटीन होगा। दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना वो ग्लाइकोप्रोटीन है। और फास्फोप्रोटीन मतलब फास्फोरिक अम्ल से जो मिलकर बना होगा वो आपका फास्फोप्रोटीन होगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। अब नाम से समझ में आ रहा है व्युत्पन्न है, मतलब किसी ना किसी से बेटा ये उत्पन्न होंगे, तभी तो इसको क्या बोल रहा है?
व्युत्पन्न बोल रहे हैं, है ना। तो ये व्युत्पन्न प्रोटीन है। तो ऐसे प्रोटीन है जो अम्ल या क्षार या एंजाइम के आंशिक जल अपघटन से उत्पन्न होंगे। मतलब ऐसे जो प्रोटीन है अम्ल, क्षार या एंजाइम से जल अपघटन कराएंगे तो उत्पन्न होंगे, ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन। अब इसमें कौन आता है, तो इसमें पेप्टोन्स और जो ट्रिप्सिन होता है ये आते हैं। तो ये जो जल अपघटन के आधार पर जो प्रोटीन है ये कितने टाइप के होते हैं टोटल, ये टोटल होते हैं 3 टाइप के, जिनमें हमने उदाहरण आपको सही समझा है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है ना। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। चलो हम बढ़ते हैं अब आगे के आधार पर प्रोटीन। तो अगर हम बात करें आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन की, तो आणविक संरचना के आधार पर जो प्रोटीन है वो 2 टाइप का होता है। पहला है हमारा रेशेदार या फाइबर प्रोटीन। अब रेशेदार कोई फाइबर बोलते हैं, अलग से नहीं, रेशेदार जो है इसको ही फाइबर बोलेंगे, समझ रहे हो ना आप। अब देखना ध्यान से सुनना, जैसे ये प्रोटीन जो है, जो रेशेदार प्रोटीन होता है ना मेरे भाई, ये धागे के समान होता है। जैसे धागा होता है ना लंबा लंबा, ऐसा धागे के समान होता है ना। तो ये धागे के समान लंबे होते हैं, बट ध्यान रखना एक दूसरे के पास में रहते हुए फाइबर बनाते हैं। अब ये कौन सी बला है, देखो आपने देखा होगा बाल आपके धागे के समान लंबे हैं। अगर आपके बहुत सारे बाल जो है ना गिर जाते हैं, और बहुत सारे बालों को जब आपस में इकट्ठा कर दे तो एक गुच्छा सा बन जाता है। तो जो गुच्छा है ना वो फाइबर है, आप समझ रहे हो, जो गुच्छा है वो फाइबर है आपका, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक दूसरे से मिलकर ये गुच्छा सा बना लेते ना मेरे भाई, यही फाइबर है, ठीक है। अब आगे देखें तो इन जो रेशेदार प्रोटीन है इसमें क्रॉस बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रॉस बंध या फिर शाखाएं पाई जाती हैं। मतलब इसमें ऐसे क्रॉस बंध पाए जाते हैं, ऐसे, मतलब इस टाइप से इनकी संरचनाएं ऐसी क्रॉस बंध में होती हैं, गुच्छे हुए हैं, है ना। तो वैसे भी अगर गुच्छा हम बना लेंगे किसी का तो वो एक दूसरे में फंस जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे अगर हम देखें इनको, ठीक है, तो ये अब आगे हमें ये देखना है कि ये लंबी जो प्रोटीन श्रृंखला होती है, मतलब क्रॉसबंध या शाखाएं होती है, इसमें जो लंबी प्रोटीन श्रृंखला होती है धागे के समान, अब एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से मिलकर ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, ध्यान रखना। तो रेशेदार प्रोटीन में कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। अब ये रेशेदार जो प्रोटीन है जल में कैसे होते हैं, बिले आबिले होते हैं, ध्यान रखना। जो रेशेदार प्रोटीन है बेटा वो जल में क्या है, आबिले, ये जल में घुलता नहीं है, जल में कैसा होता है, आबिले होता है, ध्यान रखना इस बात को। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो है रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण, महा इंपोर्टेंट चीज, जितनी इंपोर्टेंट लगाना उतना लगा दो। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नाखून किस में आते हैं, बाल किस में आते हैं, त्वचा किस में आती है, सींग किस में आते हैं, ये सब केराटिन में आते हैं। तो मेरे भाई आपको याद ये रखना है कि जो केराटिन है, इस केराटिन प्रोटीन है, और केराटिन प्रोटीन है, और केराटिन के अंतर्गत कौन आता है, नाखून, बाल, त्वचा, सींग, पंख, ऊन आदि, ये सिर्फ किसके अंतर्गत आते हैं, केराटिन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कोलेजन। कोलेजन के अंतर्गत कौन कौन आता है, जैसे हड्डी हो गई, त्वचा हो गई, ये कोलेजन के अंतर्गत आता है। अब मायोसिन के अंतर्गत तो जो मांसपेशियां, जितनी भी मांसपेशियां हैं वो सब मायोसिन के अंतर्गत, हड्डी और त्वचा कोलेजन के अंतर्गत, नाखून, बाल, ये सब इसके अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रोटीन का वर्गीकरण, किसके आधार पर है, ये है आपका आणविक संरचना के आधार पर। गोलाकार प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन गोलाकार प्रोटीन, जिसको हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो गोलाकार प्रोटीन को ही बोला जाता है। इनमें क्या होता है, इन प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला स्वयं के चारों ओर इस प्रकार रहती है कि पूरा प्रोटीन अणु गोलाकार हो जाता है। अब देखो नाम है गोलाकार, तो गोलाकार तो होना ही है। अब गोलाकार होगा लेकिन इसमें जो है ना पॉलीपेप्टाइड बंध होता है। अभी हमने देखा था रेशेदार प्रोटीन जिसमें हाइड्रोजन बंध था, जल में आबिले था, लेकिन इसमें जो है ना वो पॉलीपेप्टाइड बंध होता है और ये गोलाकार होता है। कैसा होता है बेटा, गोलाकार। अब इसमें यह श्रृंखला इस प्रकार रहती है कि द्रव विरोधी भाग अंदर की ओर रहे और द्रव स्नेही भाग इस टाइप से बाहर की ओर रहे, ठीक है। मतलब ये गोलाकार प्रोटीन है, इस प्रकार से हमारे बॉडी में व्यवस्थित होते हैं कि जो द्रव स्नेही भाग है वो बाहर होता है और द्रव विरोधी भाग अंदर की ओर होता है। तो इसी प्रकार अगर हम हमारे बॉडी में अगर कील चुबा देते हैं या कांटा चुबा देते हैं या सुई चुभ जाती है तो ब्लड बाहर निकलने लगता है, क्योंकि द्रव स्नेही भाग बाहर की ओर है तो ब्लड बाहर निकलने लगता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आपने सुई चुबाने पर हड्डियां बाहर कभी आती हैं, नहीं आती ना, क्यों, क्योंकि आपका द्रव प्रोटीन जो है इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि द्रव स्नेही भाग बाहर की ओर हो, इसलिए ब्लड बाहर निकलने लगता है। तो गोलाकार प्रोटीन के अंतर्गत कौन आता है, जैसे हीमोग्लोबिन हुआ, फाइब्रिनोजन हुआ, एंटीबॉडी हुआ, इंसुलिन हुआ, ये जो है ना गोलाकार प्रोटीन में आते हैं। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, एंटीबॉडी, ये किस में आते हैं बेटा, गोलाकार प्रोटीन में आते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ लेते हैं क्या प्रोटीन के कार्य। ये प्रोटीन का वर्गीकरण में हो गया खत्म। अब हम प्रोटीन के कार्य करते हैं। तो प्रोटीन का कार्य क्या है, जितने भी निर्माण का काम करता है वो प्रोटीन करता है।
है ना। जैसे हमारे घर का निर्माण का काम मिस्त्री करता है, तो उसी प्रकार जो प्रोटीन है वो एक मिस्त्री की तरह काम करता है बॉडी में, मतलब जितने भी निर्माण होते हैं वो प्रोटीन के कारण होते हैं। तो शरीर में नए तंतुओं को बनाने एवं टूट फूट की मरम्मत करने में प्रोटीन का काम है। एंजाइम के निर्माण में, मांसपेशियों के संचालन में, कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे बॉडी में नहीं है तो शरीर को ऊर्जा भी कौन प्रदान करेगा, प्रोटीन करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रोटीन के ऐसे करके हमारे मुख्य कार्य हैं, इंपॉर्टेंट कार्य हैं, इनको याद रखना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब है हमारा नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है प्रोटीन के उपयोग। क्या है बेटा, प्रोटीन के उपयोग। तो प्रोटीन का उपयोग हमें पता है, प्रोटीन आहार के रूप में हम उपयोग करते हैं, खाते हैं ना, जैसे दाल हुआ, अंडा हुआ, मांस, ये लोग खाते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो प्रोटीन का उपयोग है आहार के रूप में हो रहा है। अब एंजाइम के रूप में, मतलब एंजाइम के निर्माण में प्रोटीन का काम है ना। इसके अलावा हार्मोन्स के रूप में, हार्मोन का जो निर्माण हो रहा है वो भी आपका प्रोटीन से हो रहा है। ठीक है, अब वस्त्र उद्योग में, तो ये एक यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि जो वस्त्र उद्योग है उसमें कौन सा प्रोटीन उपयोग किया जाता है, तो वस्त्र उद्योग में कैसीन नाम के जो प्रोटीन है वो उपयोग किया जाता है। तो इन बातों को याद रखना, ये थ्योरी इसकी पढ़ लेना, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है ना। चलो, अब एक क्वेश्चन जो मानव शरीर वाला है ये इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आता है। अब पेपर में कैसे पूछा जाता है, पेपर में ये पूछा जाता है मानव शरीर में पाए जाने वाले 4 प्रोटीन के नाम और उनके कार्य लिखो। तो देखो, मानव शरीर में पहला प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन, दूसरा मानव शरीर में पाया जाता है फाइब्रिनोजन, तीसरा पाया जाता है मायोसिन और चौथा पाया जाता है पेप्सिन। तो ये 4 प्रोटीन के नाम लिखना, तो ये 4 मैं आपको बता रहा हूँ। तो 4 कौन कौन से हैं, एक हीमोग्लोबिन, दूसरा फाइब्रिनोजन, तीसरा मायोसिन और चौथा पेप्सिन। अब इनके काम देख लो, है ना। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन है शरीर में ऑक्सीजन और CO2 को एक स्थान से कहां तक ले जाता है, दूसरे स्थान तक। अब फाइब्रिनोजन का काम क्या है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन का थक्का, जो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन है ये रक्त का थक्का बनाने में काम आता है ना। तो शरीर में विटामिन के भी होता है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। और आपका प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रिनोजन। अब मायोसिन का काम क्या है, तो मायोसिन मांसपेशियों का संचालन करता है। फिर पेप्सिन का काम क्या है, तो पेप्सिन अमाशय में उपस्थित होता है और भोजन के पाचन में सहायक होता है ना। तो ऐसे करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, है ना। तो ये कार्य जो है इसके इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया मानव शरीर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार रख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अब प्रोटीन की कमी से भाई कुछ रोग होते हैं, जिसमें पहला रोग है क्वाशियोरकर, बहुत बेहतरीन रोग है ना। इसको हाथ पांव सिलटकिया पेट मटकिया रोग भी बोलते हैं, है ना। तो क्वाशियोरकर नामक जो रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है। अगर आपके शरीर में क्वाशियोरकर नामक रोग हो गया तो इसके लक्षण क्या होंगे, आप कैसे पहचानोगे, तो शरीर में सूजन आ जाती है, त्वचा सूखी और भदरंगी, त्वचा सूखी सी भदरंगी सी अजीब टाइप की हो जाती है, दस्त लगने लगते हैं और लीवर की क्रियाशीलता कम हो जाती है ना। तो ध्यान रखना, जब लीवर की क्रियाशीलता कम होती है तभी दस्त लगते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रोग है, अगर प्रोटीन आपकी बॉडी में नहीं होगा तो एक एनीमिया रोग हो जाएगा। एनीमिया जो खून की कमी से होता है ना। तो प्रोटीन शरीर में नहीं है तो एनीमिया नामक रोग हो जाएगा, ध्यान रखना, जो खून की कमी से होने वाला रोग है ना। तो यहाँ से ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हुए, और यहाँ से हम ये प्रोटीन का जो थ्योरेटिकल टॉपिक है ये खत्म कर चुके हैं, और अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट बोर्ड पर। है बारी प्रोटीन के विकृतीकरण की, कि जो प्रोटीन का विकृतीकरण है वो क्या है। तो मेरे भाई अगर इस शब्द का मतलब समझ गए ना तो पूरा प्रोटीन का विकृतीकरण समझ जाओगे। तो विकृतीकरण का मतलब क्या है, देखो समझा रहा हूं। देखो मेरे पास अभी ये बुक है, बुक की सामान्य अवस्था है, बुक ऐसी ही रहती है, लेकिन अगर मैं इस बुक को मोड़ दूं, मतलब बुक को मैंने विकृत कर दिया। विकृत का मतलब होता है परिवर्तन करना। विकृत का मतलब क्या होता है, परिवर्तन करना। जैसे मेरे पास ये अभी एक कार्ड रखा हुआ है, अभी शादी है तो बंद है ना, लेकिन एक कार्ड रखा हुआ है, अभी ये कार्ड मूल अवस्था में है। इसको अगर मैं मोड़ दूं, मतलब मैंने ये क्या कर दिया, विकृत कर दिया। विकृत का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। ठीक है, सुनो, तो ये प्रोटीन का विकृतीकरण है। तो प्रोटीन का मूल रूप होता होगा जो भी, है ना, उसको मूल रूप को परिवर्तन करना ही प्रोटीन का विकृतीकरण है। अब उदाहरण से समझ लेते हैं, फिर थ्योरी पे जाएंगे। देखो आपने अंडा देखा है, अच्छा खाया भी होगा। कौन कौन खाता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कौन कौन खाता है अंडा, है ना। ठीक है, चलो बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, प्रोटीन है यार, खाना चाहिए, है ना। ठीक, बट कुछ लोग नहीं खाते, जैसे हम अंडे वगैरह कुछ नहीं खाते, हाथ भी नहीं लगाते इससे, ठीक है ना। चलो इधर सुनो ध्यान से।
तो अंडा आपने देखा है, बिल्कुल देखा होगा। अंडा अगर कच्चा है तो उसका जो सफेदी भाग होता है वो कुरकुरा होता है। अगर उसको ऐसे कुट करें तो वो अंडा का जो सफेदी भाग है वो टूट जाता है और अंदर अंडे के क्या भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है जो प्रोटीन होता है। लिक्विड भरा होता है जो क्या होता है, प्रोटीन होता है। आपने अंडा देखा, अंडे का ये मूल रूप है कि अंडा का जो सफेदी वाला भाग होते हैं कच्चे अंडे में वो कुरकुरा होता है और अंडे के अंदर एक लिक्विड भरा होता है पीले कलर का, जो है ना प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है ना, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ना, तो अगर हम इस अंडे को उबाल दें, अगर हम इस अंडे को क्या करें, उबाल दें, तो ये अंडा जब उबलेगा ना तो जो सफेदी वाला भाग है वो रबर जैसा हो जाएगा। सफेदी वाला भाग रबर जैसा हो जाएगा और अंदर उसकी जो प्रोटीन भरा है वो भी एक बॉल का शेप ले लेगा, जैसे बॉल होती है ना गोल, उस टाइप का शेप ले लेगा और वो भी रबर जैसा हो जाएगा। तो प्रोटीन पहले तो ऐसा नहीं था कि ऐसा नहीं था ना, तो ऐसा कैसे हो गया, हमने जब इसको उबाला तो ऐसे हो गया। तो मतलब हमने प्रोटीन को गर्म करके उबाल कर उसके मूल रूप को नष्ट कर दिया ना, तो यही प्रोटीन का विकृतीकरण है ना। तो प्रोटीन के मूल रूप को नष्ट करना, जो मूल रूप है, जो वास्तव में प्रोटीन है, उसको नष्ट कर देना, प्रोटीन का क्या कहलाता है, विकृतीकरण कहलाता है। ठीक है, तो विकृतीकरण प्रोटीन का कैसे कर सकते हैं, जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या फिर अम्ल या क्षार से क्रिया कराया जाए। गर्म ना करें, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म नहीं किया जाता, उन्हें अम्ल या क्षार से क्रिया करा दी जाती है। गर्म किया जाए या अम्ल या क्षार से अभिकृत मतलब अभिक्रिया कराई जाए, तब यह स्कंदित हो जाता है, मतलब जो प्रोटीन है वो स्कंदित हो जाता है। जैसे हमने देखा ना, अंडे में लिक्विड था, अब वो स्कंदित हो गया, मतलब जम गया। स्कंदन का मतलब होता है जम जाना। ठीक है, स्कंदित हो जाता है। और ये जो स्कंदन होता है ना, अनुक्रमणीय रूप से होता है। अनुक्रमणीय मतलब हो गया तो हो गया। अच्छा ये बताओ, अंडे को हमने क्या किया, उबाला, तो वो प्रोटीन भाग वो स्कंदित हो गया, जम गया, क्या वापस से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, नहीं ना, तो मतलब ये अनुक्रमणीय रूप से होता है। एक बार हो गया तो उसका मतलब अनुक्रमणीय, ठीक है, होता है। ठीक है, ये प्रोटीन का विकृतीकरण है, समझ गए ना। तो प्रोटीन के मूल रूप को नष्ट करना प्रोटीन का विकृत। उदाहरण है, जब अंडे को गर्म किया जाता है तो इसका सफेदी वाला भाग, ऊपर जो सफेदी होती है, और प्रोटीन भाग अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो स्कंदित होकर रबर जैसा हो जाता है। ये प्रोटीन का विकृतीकरण है। ठीक है ना, कोई परेशानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक बात सुनो। अच्छा, क्वेश्चन यहां आता है, प्रोटीन को विकृत करके प्रोटीन की कौन सी संरचना नष्ट नहीं की जा सकती। तो ध्यान रखना, प्राथमिक संरचना जो होती है वो आकार होता है। प्राथमिक संरचना क्या होती है, आकार, है ना। प्राथमिक संरचना क्या होती है, आकार। तो अंडा आपने देखा होगा कच्चा, क्या उबालने के बाद भी वैसा ही होता है? क्या अंडा जैसा था उबालने के बाद क्या चौकोर हो गया, क्या इतना लंबा हो गया? नहीं ना, जितना था उतना ही, आकार में कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही का वैसा है। मतलब हम ये कह सकते हैं, विकृतीकरण में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना नष्ट नहीं होती। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। विकृतीकरण में, किसमें बेटा, विकृतीकरण में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, कौन सा रखना, प्राथमिक संरचना नष्ट नहीं होती। तो यहाँ से हमारा प्रोटीन का विकृतीकरण होता है समाप्त। भाई अब हम पहुंच गए हैं कहाँ, विटामिन पर। तो अब हम पढ़ते हैं मस्त तरीके से, क्या, विटामिन पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं, विटामिन। तो विटामिन है क्या चीज, ये विटामिन क्या है, तो हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, जैवणु के अंदर पढ़ रहे हैं। तो विटामिन क्या है, जैवणु। विटामिन क्या है, जैवणु। अब बात है कि विटामिन की खोज किसने की, क्या है विटामिन, वो सब जानेंगे, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि विटामिन की खोज किसने की। तो मेरे भाई, जो विटामिन है ना, इस विटामिन की खोज की थी फंक नामक वैज्ञानिक ने। किसने, फंक नामक वैज्ञानिक ने। और कब की थी, सन 1911 में। ठीक है, तो विटामिन की खोज कब की बेटा, सन 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि सर विटामिन क्या होता है। तो देखो, जो विटामिन है कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन क्या है, कार्बनिक पदार्थ। और एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है विटामिन जो शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है।
समझ रहे हो? हमारे शरीर में जो क्रियाएं चल रही है ना, इन क्रियाओं को सुचारू रूप से अगर हमें चलाना है ना, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? विटामिन की। अगर हम विटामिन को सूक्ष्म मात्रा में ले तो ही हमारे लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर विटामिन ए की कमी है तो आज हमें पूरे दिन विटामिन ए खाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ऐसा नहीं है कि आज हमें विटामिन डी की कमी है तो भाई पूरे दिन जो है ना हमें धूप में ही बैठे रहना। भैया पूरे दिन धूप में बैठोगे काले पड़ जाओगे, है ना? तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है? तो हमें जो विटामिन है सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन ले लिया फिर 2 महीने लिया नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? विटामिन एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होता है और डेली बेसिस पे हमें इनको लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन ले लिया फिर साल 2 साल खाया नहीं या महीना 2 महीना खाया ही नहीं, ऐसा नहीं। हमें डेली बेसिस पे विटामिन को लेना चाहिए, ठीक है? तो विटामिन क्या है? कार्बनिक पदार्थ, और एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर की अगर जो जैविक क्रियाएं हैं इनको सुचारू रूप से चलाना है तो हमें सूक्ष्म मात्रा में क्या है? ये आवश्यक है। तो जो विटामिन है मेरे भाई, इसकी अगर विटामिन नहीं लोगे ना तो इसके कई रोग हो जाएंगे आपकी बॉडी में, ठीक है? वो सभी रोगों पे हम चर्चा करेंगे, कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, ये सब बातें करेंगे, ठीक है? तो हमने देखा इनकी कमी से अनेक रोग हो जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अब बात यह है कि विटामिन होते कितने हैं सर? तो ये देखो विटामिन ये होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन बी, सी, डी, ई और के, ये जो है ना विटामिन मोस्टली होते हैं और हमें इन विटामिन को पढ़ना है। इसके अलावा देखो बी के भी कुछ टाइप होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मोस्टली हमें इन विटामिन को पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हमारे आएगा ही, कुछ भी कर लो, इसके बिना पेपर आपका नहीं बनेगा, विटामिन एग्जाम में आएगा, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि विटामिन ये होते हैं, विटामिन सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब विटामिन का हम वर्गीकरण करते हैं, ठीक है? तो विटामिन का अगर वर्गीकरण करें तो विटामिन का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, ठीक है? एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। अगर हम बात करें जल में घुलनशील विटामिन की, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ देखो जल, जल कितने शब्दों से मिलकर बना? 2 शब्दों से। जल कितने शब्दों से मिलकर बना? 2 शब्दों से। और आप यहाँ देखो बस, बस भी कितने शब्दों से मिलकर बनी? 2 शब्दों से। तो बा से बनेगा बी और सा से बनेगा सी, बा से बनेगा बी और सा से बनेगा सी, मतलब जो विटामिन बी और सी है वो जल में घुलनशील विटामिन है। ऐसे याद रखना, जल कितने शब्दों से मिलकर बना? 2, और बस कितने शब्दों से मिलकर बना? 2। तो बी, बा से बी और सा से सी, तो बी और सी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील विटामिन है। लेकिन विशेष बात क्या है, यहाँ पर मैं कैसे लिखना है वो भी बता दूंगा, है ना? तो पहले आप देख लिया ना जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी। अब यहाँ ध्यान से सुनो, विटामिन बी और सी को जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। अब ये विटामिन जल में घुल जाते हैं, ये विटामिन जल में घुल जाते हैं, इसलिए हमारे शरीर से मल मूत्र के द्वारा ये विटामिन बाहर भी निकल जाते हैं। जल में घुल जाते हैं ना तो मल मूत्र के द्वारा ये विटामिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो विटामिन हमने खाया और शरीर से निकल गया बाहर, तो ये खत्म है। इसीलिए इन विटामिनों को, जो विटामिन बी और सी है, इनको हमें डेली बेसिस पे लेना चाहिए, है ना? डे बाय डे हमें इनको लेते रहना चाहिए ताकि इनकी कमी, जिनकी आपूर्ति है वो होती रहे। ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है? तो इसमें यही शब्द लिख लेना, विटामिन बी और सी को जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए मलमूत्र द्वारा ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें हमें डेली बेसिस पर या लेते रहना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? चलो, अब वसा में घुलनशील विटामिन, तो बी और सी के अलावा जो भी बचे हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है? तो बी और सी के अलावा कौन कौन से बचे हैं? देखो आप, ए बचा हुआ है ना? डी बचा हुआ है, ई बचा हुआ है और के बचा हुआ है। तो विटामिन ए, डी, ई, के को वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं, ठीक है? अब ये विटामिन वसा में घुल जाते हैं, जल में नहीं घुलते, ये किसमें घुलती है? वसा में। अब वसा में घुल जाने के कारण हमारे लीवर में एक ग्रंथि होती है लीवर एडिपोज के नाम से। किसके नाम से? लीवर एडिपोज के नाम से, एडिपोज, लीवर एडिपोज के नाम से एक ग्रंथि होती है, उसमें ये स्टोर रहते हैं, उसमें ये एकत्रित रहते हैं। विटामिन ए, डी, ई और जो के है, हमारे बॉडी में लीवर में एक ग्रंथि होती है लीवर एडिपोज के नाम से, उसमें ये एकत्रित रहते हैं। तो इनको डे बाय डे डेली ना लो तो कोई दिक्कत नहीं है,
है ना। अगर आप विटामिन ए डेली ना लो तो आप अंधे नहीं हो जाओगे। विटामिन डी है ना, डेली ना लो तो आपकी त्वचा सूखी और भदरंगी नहीं हो जाएगी, है ना। तो ऐसा है कि इनको डेली लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इनको लेते रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिख लोगे, विटामिन ए डी ई के को वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। ये हमारे शरीर की लीवर एडिपोज ग्रंथि में एकत्रित या संचित रहती है, ठीक है। तो ये विटामिन का क्या हुआ वर्गीकरण, ये विटामिन और विटामिन का वर्गीकरण। अब इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट है मेरे भाई विटामिनों के रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके क्या स्रोत हैं। ये पेपर में छपता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी की पूरी 6 की 7 जोड़ियां विटामिनों से भरी पड़ी होती हैं, पूरी की पूरी 6-7 जोड़ियां विटामिनों से आ जाती हैं। तो इनके रासायनिक नाम, रोग और जो स्रोत हैं बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो हम एक ट्रिक के द्वारा याद कराएंगे आपको, है ना। ये हमारी ट्रिक है, रथ एक ट्रॉफी है। हमारी ये ट्रिक क्या है, रथ एक ट्रॉफी है ना। इस ट्रिक से हम पूरे विटामिन याद करेंगे। देखो इधर हमने कुछ कॉलम बना के रखे हैं, ये विटामिन का है, ये रासायनिक नाम का है, ये रोग का है और ये स्रोत का है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और क्या है, के। तो आओ देखो, तो इस रा से बनेगा बेटा रेटिनॉल। रा से क्या बनेगा, देखो रथ एक ट्रॉफी है ना, रथ एक ट्रॉफी है ना। रथ हमें ऐसे तो देखने को अब मिलते ही नहीं है, तो हमें ट्रॉफी में ही अगर देना है तो कोई ट्रॉफी में ही देगा। ऐसे हमें कोई रथ तो देखने को मिलना नहीं है, ना ही हम रथ में बैठ सकते हैं, क्योंकि रथ का चलन यहाँ बहुत कम हो गया। तो ट्रॉफी के रूप में कोई दे सकता है, तो रथ को हमने एक ट्रॉफी मान लिया कि हमें ट्रॉफी मिली है, बस खत्म, है ना। तो रथ एक ट्रॉफी है, तो रा से क्या बन जाएगा बेटा, रेटिनॉल। रा से बन जाता है रेटिनॉल, रेटिनॉल। और ये रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। था से बन जाता बेटा थायमीन, थायमीन था से बन जाता बेटा थायमीन, और ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है, ठीक है। अब ए से बन जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बन जाता है बेटा, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और एस्कॉर्बिक अम्ल किसका है, विटामिन सी का। अब एक क्वेश्चन एक और पूछा जाता है यहां से, कौन सा अम्ल विटामिन है, कौन सा अम्ल विटामिन है। तो जो एस्कॉर्बिक अम्ल है वो एक विटामिन भी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा अम्ल विटामिन है। तो जो एस्कॉर्बिक अम्ल है वो विटामिन भी है, ठीक है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब विटामिन डी पे आ जाओ, ठीक है। अब का यहां से एस ए से ए तक पहुंच गए। अब का से बनता बेटा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। तो जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अब टा से बनता है टोकोफेरॉल। क्या बन जाता है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल, ठीक है। और फा से बन जाता है फाइलोक्विनोन। क्या बन जाता है, फाइलोक्विनोन, 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 ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक से इन रासायनिक नामों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो रथ एक ट्रॉफी है, रा से बनेगा रेटिनॉल, था से बनेगा थायमीन, ए से बनेगा एस्कॉर्बिक अम्ल, का से बनेगा कैल्सीफेरॉल, टा से बनेगा टोकोफेरॉल, था से बनेगा फाइलोक्विनोन। और क्रम से इनको याद रखना, तो आपके रासायनिक नाम आसानी से याद हो जाएंगे। अब है बात रोग की, कि साहब इनके रोग कैसे याद रखें। तो रोग आपको याद रखना पड़ेगा। देखो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है, इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बेटा रतौंधी। क्या है, रतौंधी। एक ही याद रखना, विटामिन ए है, इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी, मतलब ब्लाइंडनेस, अंधापन जो होता है विटामिन ए से होता है। अंधापन है ना, ब्लाइंडनेस या रतौंधी कोई भी आ जाए वो विटामिन ए से होगा, ठीक है। अब आता है, ठीक है, अब कौन सा आता है, विटामिन बी। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है बेटा, थायमीन है। और इससे क्या होता है, बेरी बेरी। क्या होता है बेटा, बेरी बेरी। अब ये बेरी बेरी रोग क्या होता है साहब, तो बेरी बेरी रोग मेरे भाई वो होता है जिसमें त्वचा सूखी सी भदरंगी सी हो जाती है, एक अजीब टाइप की त्वचा लगने लगती है। आप 8 दिन तेल मत लगाओ, आपकी त्वचा है ना पता नहीं कैसे लगेगी, आपको घिन आने लगेगी, कैसी त्वचा हो गई, ठीक है। तो बेरी बेरी हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं विटामिन सी पर। तो विटामिन सी में होता है बेटा स्कर्वी। क्या होता है, स्कर्वी। अब साहब ये स्कर्वी क्या होता है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा, अगर कुछ एज्ड व्यक्ति हो जाते हैं, हमारे घर में सियाने व्यक्ति हैं, उनमें देखा होगा अगर वो ब्रुश करते हैं तो उनके मसूड़ों से सूजन आ जाती है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों से ब्लड निकलने लगता है,
है ना, ऐसा सुना होगा। तो मसूड़ों में सूजन आना या मसूड़ों में क्या निकलना, ब्लड निकलना, वो ही स्कर्वी रोग होता है ना। तो स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है या ब्लड निकलने लगता है मसूड़ों से, तो वो स्कर्वी रोग होता है। अब विटामिन डी, तो विटामिन डी से होता है बेटा रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स। अब रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स में मेरे भाई जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये रीढ़ की हड्डी वो कमजोर पड़ जाती है ना, और कमजोर पड़ जाएगी ना तो आपकी कमर दर्द करेगी, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की शिकायतें, आपको सीधे ना खड़े भी नहीं हो पाओगे। ठीक है, रिकेट्स एक दुबलेपन का भी रोग ऐसा कह सकते हैं, कमजोरी वाला रोग है रिकेट्स। ठीक है, कमजोरी हो जाती है, रिकेट्स रीढ़ की हड्डी खराब कमजोर हो जाती है। ठीक है, अब आता है विटामिन ई। तो विटामिन ई से पता क्या होता है, विटामिन ई से होता है बेटा जनन क्षमता में कमी, है ना, मतलब ऐसा बोल सकते हैं बांझपन। विटामिन ई आप नहीं खाओगे तो बांझपन का रोग हो जाएगा, जनन क्षमता में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी। ठीक है, और विटामिन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का ना बनना। अगर आपके पास विटामिन जो के नहीं है तो रक्त का थक्का जो है ना वो नहीं बनेगा। तो रक्त का थक्का बनाते रहना है तो विटामिन के को खाते रहना। ठीक है, हम देखते हैं अक्सर कुछ लोगों में ऐसा रोग कुछ लोगों में ही होता है कि अगर चोट मोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है तो ब्लड बंद ही नहीं होता, कहीं ब्लड बंद ही नहीं हो रहा, तो वो नहीं हो रहा तो विटामिन के नहीं है मेरे भाई आपके पास, इसलिए वो बंद नहीं हो रहा। ठीक है, तो विटामिन के खाते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है, बिल्कुल ये मलाई रखी हुई है एग्जाम में छपने वाली, समझ रहे हैं ना। अब आती है स्रोत की बात। तो स्रोत में मेरे भाई सब में अंडा दूध हरी सब्जी लगाना, जितने भी दिख रहे हैं मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सब में अंडा दूध हरी सब्जी लगा देना, सब में, लेकिन कुछ को थोड़ा सा याद रखना। क्या बोला, सब में अंडा दूध हरी सब्जी लगा देना, लेकिन कुछ को विशेष को याद रखना है। जैसे विटामिन सी, विटामिन सी में हमें याद रखना है आंवला, खट्टे फल जैसे नींबू हो गया और जितने भी संतरा हो गया, जितने भी खट्टे फल आते हैं वो। ठीक है, बाकी आंवला और खट्टे फल याद रखना, और बाकी अंडा दूध हरी सब्जी सब में लगा सकते हो। ठीक है, अंडा दूध हरी सब्जी में तो लगभग सभी विटामिन होते हैं। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। अब इसका विटामिन डी का, विटामिन डी में मोस्टली याद रखना है सूर्य का प्रकाश, फिर अंडा दूध हरी सब्जी सब में लगा देना। ठीक है, फिर अब ई में हमें फलियां और बीज मोस्टली याद रखना है, फलियां और जो बीज हैं वो आपके विटामिन ई में होते हैं, बाकी सब में अंडा दूध हरी सब्जी लगा ही सकते हो। ठीक है, आप विटामिन के में हरे पत्तेदार सब्जियां और बाकी अंडा दूध हरी सब्जी सब में लगा सकते हो। तो ऐसे करके आपको विटामिन की ये जो टेबल है बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना है, और अगर नहीं रखोगे तो आप ही को दिक्कत है, हमें तो दिक्कत है नहीं है, क्योंकि एग्जाम देना है आपको, हम तो एग्जाम दे चुके हैं। तो विटामिन ए बी सी डी ई के तो हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, जो विटामिन बी है, बी का भी वर्गीकरण है, बी के भी विटामिन जो बी है उसके भी कुछ टाइप होते हैं, उसका हमें वर्गीकरण करना है। तो विटामिन बी के जो टाइप हैं उसको याद रखने की हमारी ट्रिक है थोड़ा। हम तो तले आते हैं तो हमने क्या बोला, थोड़ा नहीं बोल पाया, हमने बोला थोड़ा, क्योंकि हम तो तले आते हैं ना, तो हमने थोड़ा बोला। थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, ओ माय गॉड, मतलब हम नया पैंट मार्केट से लेके आए तुरंत और उस पर बसा गिर गया, बसा मतलब तेल, उस पर तेल गिर गया तो वो तो पूरा खराब हो गया, है ना। तो थोड़ा न्यू पैंट पर क्या बसा, है ना। थो से बनेगा बेटा, ये तो था है ना, था से बनेगा क्या बन जाएगा, थायमीन। क्या बन जाएगा, थायमीन, जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ठीक है, रा से बनेगा बेटा राइबोफ्लेविन, जो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। न्यू से बनेगा निकोटिनाइड, निकोटिनाइड जो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। पेंट से बनेगा पेंटेथोनिक अम्ल, जो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। 4 को हमें याद नहीं रखना, हमें ये याद रखना है। ठीक है, चलो अब पर से बनेगा पायरिडॉक्सिन, पर से क्या बनेगा, पायरिडॉक्सिन, जो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। किसका, B6 का। बा से बनेगा बायोटीन, बा से बनेगा बायोटीन, जो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। और सा से बनेगा साइनोकोबाल्मिन, जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। इनको याद रखना। था से बनेगा थायमीन, विटामिन B1, देखो बी को ही विटामिन B1 बोलते हैं, है ना, जैसे हमने लिखा ना बी थायमीन, तो यहाँ B1 का थायमीन, तो बी को ही B1 बोलते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से याद रखना। था से थायमिन, रा से राइबोफ्लेविन, नी से निकोटिनाइड, पेंट से पेंटिथोनिक अम्ल, पर से पायरिडॉक्सिन, बा से बायोटीन और ता से साइनोकोबाल्मिन। ठीक है। अब स्रोत सब में अंडा, दूध, हरी सब्जी लिखना, लेकिन इसमें दो चीजें और मिक्स कर देना। क्या? मांस। क्या कर देना? मांस और मछली का तेल। मछली का तेल। आप ये कौन सी सर, मछली में भी तेल होता है? हाँ, मछली में भी तेल होता है, मछली के लीवर में तेल होता है। ठीक है। तो मांस और मछली का तेल और इसमें ऐड कर देना। ठीक है। तो बाकी अंडा, दूध, हरी सब्जी के साथ ये बस ऐड कर देना और सब में यही चीज है। ठीक है। तो ये हो गया रासायनिक नाम। अब रोग भी याद रखना है। वैसे देखो विटामिन जो बी है उसके वर्गीकरण में केवल हमें रासायनिक नाम याद रखना, बट हम आपको रोग भी बता रहे हैं। देखो, अगर विटामिन B1 नहीं लोगे तो बेरी हमने बता ही दिया था, त्वचा सूखी और बदरंगी हो जाती है। विटामिन B2 अगर नहीं लोगे तो डर्मेटोसिस होता है। डर्मेटोसिस जानते हो? नहीं, दस्त लगते हैं। डर्मेटोसिस में क्या लगते हैं बेटा? दस्त लगते हैं। जैसे ज्यादा भजिया खाने से दस्त लगते हैं ना, वैसे ही डर्मेटोसिस में भी दस्त लगते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। विटामिन B2 अगर नहीं होगा तो दस्त लगेंगे। ठीक है। विटामिन B3 नहीं खाओगे तो बाल सफेद पड़ेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो, अब विटामिन B5 नहीं खाओगे तो त्वचा का सूखापन। विटामिन B6 ओ महत्वपूर्ण रोग है। अगर विटामिन B6 नहीं है आपके पास तो मिर्गी आने की शिकायत हो सकती है। मिर्गी आप जानते हो, जिसको सड़े मोजे है ना, सड़े जूते, कंडे सुखाते हैं, वो मिर्गी रोग होता है। समझ रहे हो आप? ठीक है। चलो, विटामिन B7 की बात करें तो बाल झड़ते हैं। मेरे अंदर विटामिन B6 की कमी है, इसलिए मेरे बाल झड़ रहे हैं। ठीक है ना। चलो, विटामिन B12 अगर नहीं लोगे तो मेरुदंड कमजोर हो जाएगा। ये कमजोर हो जाएगा तो हम सीधे खड़े हैं ना, सीधे खड़े भी नहीं हो सकते अगर ये कमजोर हो जाएगा तो। ठीक है। तो ये रोग है। अंडा, दूध, हरी सब्जी सब में जोड़ना। तो ये होता है हमारा विटामिन खत्म। विटामिन होता है मेरे भाई खत्म। और यहाँ पर आपको पूरा जैवणु की 1 शॉर्ट वीडियो है। इसकी क्या 1 शॉर्ट वीडियो है ना, पूरे जैवणु की 1 शॉर्ट वीडियो है। तो विटामिन खत्म हुआ, प्रोटीन खत्म हुआ, कार्बोहाइड्रेट खत्म हुआ, और अब हम बढ़ने वाले कहाँ? आगे एमिनो अम्ल पर। तो मेरे भाई अब है बारी न्यूक्लिक अम्ल की, कि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल है ना, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आओ जरा इसको हम समझ लेते हैं। अगर हम बात करें बेटा न्यूक्लिक अम्ल की, तो देखो ये अम्ल ही है, न्यूक्लिक अम्ल है, अम्ल लिखा है अंत में, मतलब ये तो अम्ल ही है। बट ये कैसा अम्ल है? तो मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट अम्ल है। कैसा सर? देखो, आपको पता है आपके कोशिकाओं में एक अम्ल प्रवाहित होता है, कोशिकाओं में एक अम्ल पाया जाता है। तो मेरे भाई जो कोशिकाओं में जो अम्ल पाया जाता है वो ही अम्ल जो है ना न्यूक्लिक अम्ल। कोशिकाओं में जो अम्ल पाया जा रहा है ना वो ही क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। आगे हम बात करें जो न्यूक्लिक अम्ल है, इसकी संरचनात्मक इकाई है वो न्यूक्लियोटाइड है। मतलब संरचनात्मक इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई। संरचनात्मक इकाई वो इकाई होती है जो उसकी संरचना का निर्माण करती है। मतलब सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बोलते हैं संरचनात्मक इकाई। और जो न्यूक्लिक अम्ल है इसकी संरचनात्मक इकाई न्यूक्लियोटाइड है। मतलब न्यूक्लियोटाइड एक सबसे छोटी इकाई है, न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बनता है। ध्यान रखना इस बात को। जरा थ्योरी देख लेते हैं इसकी। कोशिकाओं में पाए जाने वाले अम्ल को हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इसकी संरचनात्मक इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। वही हमने बताया ना अभी, संरचनात्मक इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई न्यूक्लियोटाइड है। आगे अब न्यूक्लियोटाइड जो है ना आपस में मिलेंगी, और जब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगी तो किसी ना किसी बंध के द्वारा जुड़ी होंगी, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये लिखा है, यह न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड है संरचनात्मक इकाई, आपस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड बंधों से जुड़ी होती है। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का जो निर्माण है, अब बात यह है कि न्यूक्लियोटाइड बनता किससे है ना, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड बनता किससे, मतलब न्यूक्लिक अम्ल है वो बनता किससे है। तो न्यूक्लिक अम्ल मेरे भाई वो बनता है किससे? नाइट्रोजनी क्षार से, दूसरा पेप्टोन शर्करा से, और तीसरा फास्फेट समूह से। तो जो न्यूक्लिक अम्ल है वो नाइट्रोजनी क्षार, पेप्टोन शर्करा और फास्फेट समूह से मिलकर तैयार होता है। तो ध्यान रखना, कोशिकाओं में पाए जाने वाले अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इसकी संरचनात्मक इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है। आगे ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है। और इसका निर्माण नाइट्रोजनी क्षार, पेप्टोन शर्करा और फास्फेट समूह द्वारा होता है। सबसे इजी थ्योरी है, इतनी इजी थ्योरी आपको कोई नहीं बताएगा।
मैं कह रहा हूँ इतनी इजी थ्योरी ना आपको कोई नहीं बताएगा जितना मैं सर्च करके मेहनत करके आपको लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो अब आगे बात करें बेटा न्यूक्लिक अम्ल की। तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। जो आरएनए और डीएनए है ये न्यूक्लिक अम्ल ही है। जो डीएनए आरएनए है ये न्यूक्लिक अम्ल ही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आरएनए डीएनए ये न्यूक्लिक अम्ल है। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डी का होता है डी ऑक्सी, एन का मतलब डीऑक्सी राइबोस। डी का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस। एन का मतलब होता है न्यूक्लिक और ए का मतलब होता है एसिड, मतलब डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए में आर का मतलब है राइबोस, एन का मतलब है न्यूक्लिक और ए मतलब है एसिड। तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखोगे कि नहीं रखोगे? ठीक है, तो ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड है और ये डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो करते क्या है। न्यूक्लिक अम्ल है वो करते क्या है, तो उनको आप ध्यान से सुनना। तो आगे दोस्तों ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए हम पूरा एक डिफरेंस ही पढ़ लेते हैं। इसमें हम आपको समझा भी देंगे कि इनके क्या कार्य हैं, इसमें क्या क्या होता है, कैसा जो भी है ना। तो हमने एक तरफ डीएनए का कॉलम बना लिया है और एक तरफ हमने बना लिया है आरएनए का कॉलम, ठीक है। तो यहाँ सुनो, अब हम इसका फुल फॉर्म तो जान ही चुके हैं कि इसका डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, इसका राइबोस न्यूक्लिक एसिड है ना। अब हम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, इसका मतलब ये है कि जो डीएनए है इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, मतलब डीएनए में एक शर्करा होती है, उस शर्करा का नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोस शर्करा। विशेष रूप से याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम आएगा, ठीक है। और इसमें कौन सी शर्करा होती है? राइबोस शर्करा होती है। इसमें डीऑक्सी राइबोस और इसमें राइबोस शर्करा होती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें डीएनए की संरचना की कि इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना द्वि हेलिक्स होती है, मतलब इसकी जो संरचना है कुछ इस टाइप से होती है, द्विकुंडलित ऐसे, ठीक है, ऐसी संरचना इसकी होती है। जैसे वो ग्रेडिंग वाली एक मशीन आती है, जैसे कोई भी दाने का ग्रेडिंग करते हैं, है ना, उसको सुधारते हैं, ठीक है। तो ग्रेडिंग वाली जो मशीन आती है कुछ इस टाइप की इसकी संरचना होती है, डबल हेलिक्स। देखो दो हेलिक्स चलती है, ठीक है, ऐसे लगता है कि डबल चल रहा है, ठीक है, तो ऐसी होती है। लेकिन इसकी संरचना बेटा एकल हेलिक्स होती है, मतलब इसकी संरचना कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। इसकी संरचना में देखो डबल है इसलिए डबल हेलिक्स, और इसकी सिंगल हेलिक्स, मतलब इसकी हेलिक्स को इंग्लिश में कुंडलित बोल सकते हैं। तो इसकी द्विकुंडलित होती है और इसकी एकल कुंडलित होती है, ठीक है। चलो आगे अगर बात करें बेटा डीएनए में, तो डीएनए में चार क्षार होते हैं। कितने क्षार होते हैं? चार। पहला क्षार है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, तीसरा है साइटोसिन और चौथा है थाइमिन। ये चार क्षार होते हैं डीएनए में, है ना। तो आरएनए में भी चार क्षार होते हैं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन होता है, तीन बिल्कुल दोनों में सेम होते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि डीएनए में होता है थाइमिन और आरएनए में थाइमिन की जगह होता है यूरेसिल। क्या होता है बेटा? यूरेसिल होता है। ध्यान रखना ये क्षार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। और ध्यान रखना, आप ये देखा होगा अंगुली छापन, फिंगरप्रिंट, तो ये क्षारों का निर्धारण ही किया जाता है फिंगरप्रिंट में, है ना। क्योंकि ये जो डीएनए के क्षारकों का जो क्रम है प्रत्येक कोशिका के लिए अलग है ना। प्रत्येक इंसान की प्रत्येक कोशिका के लिए बेटा ये अलग है, ध्यान रखना। जो डीएनए के क्षारकों का प्रक्रम है कभी हमारा तुमसे नहीं मिलेगा, तुम्हारा हमसे नहीं मिलेगा, ये क्रम कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। बाप का बेटे से नहीं मिलेगा, बेटे का बाप से नहीं मिलेगा, ये वाला क्रम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो डीएनए क्षारकों का जो क्रम है एक दूसरे का समान नहीं होता, अद्वितीय होता है, बल्कि ध्यान रखना। और जो फिंगरप्रिंट वाली अंगुली छापन वाली मशीन होती है उसमें डीएनए का क्रम ही पता किया जाता है, ध्यान रखना। तो डीएनए अगर अंगुली छापन पूछे कि अंगुली छापन क्या है, तो डीएनए के क्षारकों का क्रम का जो निर्धारण करना है वो ही अंगुली छापन होता है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें कि ये जो डीएनए का काम क्या है, तो डीएनए क्या करता है बेटा, अनुवांशिक गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, अनुवांशिक गुणों को, केवल किसको? अनुवांशिक गुणों को, ठीक है। अब आरएनए की बात करें तो आरएनए बेटा ये अनुवांशिक गुणों का केवल वाहक होता है, ये गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता नहीं है, केवल ये वाहक का काम करता है। जैसे वाहन काम करते हैं, ठीक है, हमें जैसे मान के चलो कहीं जाना है तो हमें वहां तक छोड़ आएंगे, है ना, लेकिन वापस वो उधर ही नहीं रह जाते, वो वापस आ जाते हैं ना। तो ऐसे ये वाहक का एक वाहन का काम करता है, ठीक है। और जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, मतलब आरएनए है,
आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले नहीं जाता, वो काम कौन करेगा? डीएनए। ये तो केवल प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो अगर पूछा जाए कि आरएनए क्या करता है, तो आरएनए बेटा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखोगे अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको मुख्य रूप से 4 जो है अंतर हैं जो आपको मोस्टली याद रखने हैं आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर आगे हम और भी कार्य बताएं तो और भी न्यूक्लिक अम्ल के कार्य बताएं तो पहला कार्य तो यही है कि आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। ये न्यूक्लिक अम्लीय है, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक अम्लीय है ना, तो ये उसका ही कार्य हो गया। दूसरा, ये प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। तीसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वो जो है ना एंजाइमों के जो कार्य होते हैं, एंजाइम हमारे पता है ना हमारे बॉडी में एंजाइम करते हैं, तो जो एंजाइम के कार्य हैं इनको जो है ना नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन का संश्लेषण, तो ये 3 मुख्य रूप से इसके कार्य हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने। तो ये न्यूक्लिक अम्ल होता है हमारा समाप्त। अब इसके बाद है हमारा अंगुली छापन के साथ। अंगुली छापन क्या है? फिंगरप्रिंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आता है। तो फिंगरप्रिंट क्या है? तो हमने अभी बताया डीएनए के क्षारकों के क्रम का निर्धारण करना ही बेटा फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है ना। और प्रत्येक जो इंसान के लिए डीएनए क्षारकों का क्रम बिल्कुल अद्वितीय होता है। हमारा तुमसे मैच नहीं होगा, तुम्हारा हमसे मैच नहीं होगा, किसी का ये मैच नहीं होगा। और अंगुली छापन के लिए प्रायः हम अंगुली के जो शीर्ष भाग है ना, ये वाला भाग, ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, शीर्ष भाग अंगुली का हम इसके लिए अंगुली छापन के लिए यूज करते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ? तो अपराधियों को पकड़ने में है ना, आनुवांशिकता का पता लगाने में है ना, ऐसे करके इसका जो है ना उपयोग है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। तो इस हिसाब से हमारी जो जैव अणु वाली यूनिट है, जितना जो भी हमें पढ़ना था, जो भी हम लोग को पढ़ना था, वो हमने सारा कुछ इस यूनिट में कवर किया है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब ऐसा कहें कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा कुछ कवर किया है। तो आई होप ये बहुत अच्छी आपको वीडियो लगी होगी, बहुत मज़ा आया होगा। तो मुझे बस एक ही उम्मीद है मेरे भाई कि इस वीडियो को आपको एक ही काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो हमने मेहनत आपके साथ की है उस मेहनत का हमें भी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको क्या करना है? शेयर करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। लाइक, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक तो करना ही आप। ठीक है, तो मेरे भाई थोड़ी सी हेल्प आपसे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं तो फिर अगली क्लास के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।